चलो देखो इधर, आपका सौर मंडल स्टार्ट हुआ था ना, ठीक है। सौर मंडल के जनक कौन माने गए हैं? कॉपरनिकस, ठीक है। तो सौर मंडल में होता क्या है, हमारे ग्रह होते हैं, लेकिन ग्रह से पहले भी कोई संरचना रही होंगी, है ना। जैसे ब्रह्मांड है आपकी, ब्रह्मांड के बाद कौन आता था? क्लस्टर। क्लस्टर में कौन होती थी? आकाशगंगा, है ना। आकाशगंगाओं में कौन होते हैं? तारों के समूह होते हैं। क्या होते हैं? तारों के समूह होते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमने बता दिया था आपको शायद कि तारे जो पहले, तारे बनने से पहले क्या होते हैं, तो आप कहोगे एक विरल गैस का क्या होते थे? ये विरल गैस के समूह, ठीक है। इनमें गुरुत्वीय आकर्षण की वजह से क्या हुआ होता था? ये सिकुड़ जाते थे। क्या होते थे? सिकुड़ते। और सिकुड़ने के बाद किस रूप में आ जाते थे? तो निहारिका। क्या बन जाते थे? निहारिका। और निहारिका में क्या होता था? विस्फोट होता था, आग लगने की वजह से क्या बन जाते थे? तारे। तो तारों का निर्माण कैसे होता है समझ में आ गया होगा। तारों की क्या खासियत होती है कि अपनी क्या होगी? अपनी क्या होगी? हीट होगी, और खुद की क्या होगी? चमक होगी। तो यही क्या होता है? आपके तारे का रूल्स होता है। समझ में आ रहा है। इसके बाद हमने आपको बताया था इसी में कि जो तारा होता है, अगर उसका 90% ईंधन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, तो ये क्या बन जाते हैं? लाल दानव बन जानते हैं। सही है ना। देखिए जो तारे होते हैं ये क्या होते हैं? इसमें हीलियम, हाइड्रोजन से क्या बनता है? हाइड्रोजन से क्या बनेगा? हीलियम। किस प्रकार की घटना होती है इसमें? घटना होती कैसी? नाभिकीय संलयन, है ना। यही सूर्य में होती है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, तो घटना होती है। सही है। इसकी जो सतह होती है वो किस फॉर्म में होती है? प्लाज्मा के फॉर्म में होती है। बता चुके हैं ये। लाल दानव का तारा, लाल दानव कब बनेगा? तब 90% क्या हो जाएगा? ईंधन खत्म हो जाएगा। ठीक है, बोलो यस या नो। ठीक। अब हमने बताया होगा कि जब कोई तारा होता है ना, उसका 95% ईंधन समाप्त हो जाता है ना, तो श्वेत वावन बनता है। और क्या बनेगा? सुपरनोवा। क्या बनेगा? सुपरनोवा। श्वेत या सुपरनोवा, यही बताया था, है ना, जिसको अभिनव तारा बोलते हैं। अब समझो यहाँ से, जब लाल दानव होगा ना, अभिनव तारा बताया था, काला वावन के बाद बनता है। हाँ। अब देखिए जो लाल दानव होता है, मान लो इसमें हमारा 95% ईंधन खत्म हो गया, तो ये दो कंडीशन बनाएगा। या तो क्या बनेगा? जल्दी बताइए, क्या बनेगा? श्वेत वावन बनेगा। क्या बन जाएगा? श्वेत वावन। फिर उसके बाद क्या बनता है? या तो काला वावन। और काला वावन फिर बाद में क्या बनता है? काला वावन कब बनेगा? ये विस्फोट होने के बाद बनेगा अभिनव तारा। सूर्य से अगर छोटे हैं, अगर स्टार क्या हैं? छोटे हैं। किससे? सूर्य से। हम कभी भी किसी की छोटे बड़ी अगर तुलना करते हैं ना, एक आधार लेके करते हैं कि इससे ये छोटा है, इससे बड़ा है। तो अगर छोटे तारे, हम हमेशा ध्यान रखना कि जो सूर्य से छोटे तारे होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? आपके श्वेत वावन कहलाते हैं। सही है, श्वेत वावन कहलाएंगे। क्लियर है ना। और जो सूर्य से बड़े होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके काला वावन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपको बताइए। तारा बनेगा कौन? अभिनव। क्या बनेगा? तारा, जिसे हम लोग बोलते हैं सुपर नोवा स्टार। इसमें क्या हो जाएगा? विस्फोट होगा। क्या होगा इसमें? विस्फोट। और विस्फोट होकर क्या बनाएगा? क्या बना लेगा? 4 तारे बनाता है। कितने तारे बनाएगा? 4। कौन कौन से? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से समझ में आ रहा होगा, ये उदासीन होगा। फिर कौन बनेगा? पल्सर के बाद क्वेसर और ब्लैक होल। ये बताया था हमने। ये क्या रहता है आपका? उदासीन। अगर पूछेगा कौन सा तारा होता है जिसमें आवेश नहीं होता, भाई जिस आवेश रहता होगा वही तो उदासीन होगा। ये दोनों में क्या होती है? सबसे तेज होते हैं ये, सबसे तेज। हाँ, तेज का मतलब गति होती है, मतलब अपने ही अक्ष पर बड़ी तेजी से क्या करेंगे? राउंड करेंगे। सबसे तेजी से क्या करेंगे? राउंड करेंगे। ठीक है, आप आ जाइए जल्दी, लेट हो गया। देखो जल्दी आया करो, 7 बजे। सबसे तेज वाले कौन हो गए आपके? पल्सर और क्वेसर। सीट नहीं यूज करेंगे। ठीक है, फिर आता है ब्लैक होल। ब्लैक होल हमने बता दिया आपका कि ब्लैक होल तारे जब टूटते हैं
तो उसमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा घनत्व उनमें कम हो जाता, बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। और अगर घनत्व जो होता है ब्लैक होल का, अगर उसका 1 चम्मच हम लोग मिट्टी उठा लें, वैसे उठा ही नहीं पाओगे आप क्योंकि वो इतने ज़्यादा सिकुड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो नहीं उठा पाएंगे। तो उस एक मिट्टी का वजन कितना होगा, 10 हाथियों के बराबर होता है। कितना होता है, 10 हाथियों के बराबर। भाई टाइम क्या रहा करो, लेट ना हुआ करो, जल्दी काम बहुत कुछ कराना है, सही है, जल्दी कर लो, थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, सही है। अब बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ जल्दी। कोपरनिकस खोज करता है, बता रखा आपको, नोट कराया था ये। सबसे तेज हो गया ब्लैक होल, सबसे ज़्यादा विस्फोटक रहता है, यही रहता है। हाँ, घनत्व वाले सबसे ज़्यादा पूछेगा तारे की, घनत्व वाले तारे कौन होते हैं, ब्लैक होल होते हैं। और ब्लैक होल हमेशा जो आकाश गंगा होती है उसके कहाँ बनते हैं, बोलो, आकाश गंगा में कहाँ बनते हैं, तो आपको केंद्र में बनते हैं। नमस्ते, केंद्र में बनते हैं। किस बनेंगे, केंद्र, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र को बोलते हैं बल्ज। क्या बोल जाता है, बल्ज। सब बता दिया था आपको, ये वाला याद आ गया सबको, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सही। सुपरनोवा स्टार को क्या बोलते हैं, अभिनव तारा। विस्फोट हो जाएगा, अलग अलग बना लेगा, ये हमने आपको सारा बता दिया था। आकाश गंगाएं बताई थी, बोलो यस या नो। एक आकाश गंगा में कितने तारे हो सकते हैं, लगभग 100 अरब। पूछेगा कि आकाश गंगा किससे मिलकर बनी है, तो तारों से। कितने तारों से बनी है, 100 अरब तारों से, ठीक है। फिर हमने आपको पढ़ा था जो हमारी आकाश गंगाएं होती है वो 3-3 के क्या रहती हैं, पेयर में रहती हैं। किस में रहती हैं, 3-3 के पेयर में रहती हैं। फटाफट रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी, सबको याद हो जाएगा। सौर मंडल से क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है ये बात, चाहे किसी में भी आ जाए, ठीक। ये हमारा यहाँ पर कौन रहती है, मंदाकिनी। मंदाकिनी, जिस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मिल्की वे। इसी में हम लोग क्या है, हम लोग रहते हैं। यही हमारी मंदाकिनी है, ध्यान रखना। मंदाकिनी जो है ना, वही हमारी क्या है, जिसमें आकाश गंगा है। पूछेगा आकाश गंगा आपकी कौन सी है, जिसमें आप रहते हो, तो आप कौन सी है, मंदाकिनी। इसी को बोलते हैं क्या, दुग्ध मेखला। इसी को बोलते हैं क्या, मिल्की वे। भाई इंग्लिश में है, बस इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये मिल्की वे। हम लोग तो मंदाकिनी पढ़ते हैं, मंदाकिनी दुग्ध मेखला हम पढ़ेंगे इसे। पूछेगा कि मंदाकिनी का सबसे पड़ोसी, बोलो, देवयानी। सही है, देवयानी का पड़ोसी, या फिर दूसरा पड़ोसी पूछेगा तो NG 32 है, 31, 33। ये आपकी क्या है, एक प्रोसीजर पूरा। ऐसे ऐसे जो आपके 3-3 का पेयर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आपको। और हर एक, ध्यान रखना, मंदाकिनी में एक क्या होता है, सूर्य होता है। एक तारा जरूर होगा जो उनको रोशनी प्रदान कर रहा होगा, हर एक में ये होता ही होता है, आपको बता रखा है हमने, ठीक। ये जो पेयर होता है, इसी पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप क्या बताओगे, क्या बताओगे, क्लस्टर। बता रखा है ये, इसी भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लस्टर बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा, ठीक। मंदाकिनी हमने बता दी सारी चीज़ें, कोई दिक्कत रही किसी में, ठीक। फिर हमने आपको बताया था, एक नक्शा चित्र बनवाया होगा, अगर नहीं किसी को समझ में आया होगा बस दोबारा समझो। सबसे पहले बताया होगा, सबसे पहले, दूसरा ब्रह्मांड। सबसे पहले कौन हो जाएगा, ब्रह्मांड। अच्छा, ब्रह्मांड का मतलब समझ में आता है कि बहुत सारी आकाश गंगाओं से मिलकर कौन बनता है, ब्रह्मांड बनता है ना। और ब्रह्मांड में 3-3 के पैर में होंगी। ब्रह्मांड में जो आकाश गंगाएं होंगी वो किस में होंगी, 3-3 के पैर में। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लस्टर। और क्लस्टर के बाद कौन आता है, आकाश गंगा। भाई क्लस्टर के बाद कौन आएगा, आकाश गंगा। आकाश गंगा के बाद तारामंडल के बाद नक्षत्र के बाद सौर मंडल के बाद। अब आपको अगर हम, अब ये ब्रह्मांड है हमारा, उस ब्रह्मांड में हम यहाँ पड़े हैं, है ना। हमारी जो होगी वो यहीं आसपास होगी कहीं, समझ में आ रहा है बात। बताया था कि सूर्य लास्ट में होता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, सर बीच में कैसे पहुँच गया। इसको हटाओगे तो ये साइड में पहुँचेगा। भाई इसी चीज़ को अगर हम निकाल लेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, साइड में पहुँच जाता है। मतलब हमें क्या लगता है, ये बीच में लगता है। हमें क्या लगता है, ये बीच में लगता है। बात समझ में आ रही नहीं, ठीक। ब्रह्मांड के बाद कौन था, क्लस्टर। फिर कौन था, आकाश गंगा। आकाश गंगा के बाद कौन था, तारामंडल। और तारामंडल कितने होते हैं, 88। कहीं कहीं आपको 89 में लिखा हुआ मिलेगा, सही है। तारामंडल के बाद कौन आएंगे, नक्षत्र। ज्योतिष जितना भी टिका रहता है वो किस पे टिका होता है, कितने नक्षत्र होते हैं, 27। यही आपका रूल बुक करते हैं, सही है।
2.5 के उसमें नक्षत्र चलते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी एक ही व्यक्ति एक नक्षत्र में पैदा होता है, बट दोनों के गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे, सही है, लेकिन वो दूसरे नक्षत्र में क्रॉस कर जाता है। 2.5 क्रॉस चलता है। 12 राशियाँ होती हैं, कितनी होती हैं, 12 राशियाँ होती हैं। उन्हीं राशियों के अकॉर्डिंग आप चलते हो, सही है, ठीक। जब कभी फुर्सत हुई तब पढ़ाएंगे, नक्षत्र होता है अपने आप में, 12 राशियाँ पढ़नी है उसमें, सही है। 27 नक्षत्र में पूरा का पूरा जो ज्योतिष होता है वो समटा हुआ होता है, ठीक है। नक्षत्र के बाद कौन आएगा, सौर मंडल। सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं, 8। पहले कितने थे, अंदर कौन है, सूर्य, बता रखा है हमने, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, सही। स्टार बता दिए थे हमने सारे, ठीक। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, सूर्य के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं आज, सूर्य। सूर्य से पहले हम एक चीज़ आपको थोड़ी सी बता देते हैं। क्या सूर्य हेडिंग पड़ा हुआ है आपका, डाल लिया था, बहुत मास्टर आदमी हो, कोई बात नहीं, चलो सूर्य पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, आराम से पढ़ो, उसके अंदर ही बता देंगे, सूर्य में अंदर बता देंगे, सूर्य का ही क्लियर है। सूर्य स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन सौर मंडल में हमारा क्या रहेगा, सूर्य यानी कि सन। आराम से समझेंगे, कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप कंफ्यूज ना होंगे इतने, ठीक है, पूछ लेना दोबारा से अगर कोई दिक्कत करते हो तो। देखिए सबसे पहले ध्यान दो, इधर वो बच्चे ध्यान दें जो बड़ा एकदम यूनिक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे छाया। ये रहा हमारा सूर्य, सही है। अभी आप लोग कुछ नहीं बनाएंगे, आप समझेंगे खाली। फिर इसके अंदर भी कुछ रहता होगा, क्योंकि परतों में डिवाइड रहता है ये, फिर उसके अंदर भी रहता होगा, ऐसे करके। तो ये हमारे इस तरह से क्या बन जाएगा, सूर्य बनता है अंदर क्रॉस करके। अब हम क्या करेंगे, इसका आधा भाग ले लेंगे। मान लो क्या करें हम, अगर आधा भाग मिटा दें, क्योंकि हमें समझाना है ये, तो इसको अगर हम आधा भाग ऐसे मिटा दें तो फिर ये इस तरह दिखाई देगा। बोलो यस या नो। तो ऐसे करके हम चित्र बनाएंगे, ध्यान रखना। जो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर ये कैसे हो गया, वो है बाद में हम आपको पूरा सूर्य बता देंगे, जैसे भी बताया था हमने आकाशगंगाओं को, ठीक है। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। चले तो सूर्य को स्टार्ट करते हैं। डालो हेडिंग सूर्य। सूर्य में सबसे पहला आता है पर्थ, स्टार्ट करेगा यहाँ से, जिसको हम लोग बोलते हैं कोर। क्या बोलेंगे, कोर। उसके बाद सेकंड टर्न में आएगी, ऐसे बना ले क्योंकि आधा आधा बना रहे हैं हम लोग। सेकंड में लिख लो ये विकर्ण मंडल होता है। कौन होगा, विकर्ण मंडल। क्या बोलते हैं इसको, विकर्ण मंडल। इसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा कौन, बताओ, कोई वाला बताएगा। तीसरे पे कौन आएगा, संवहन मंडल। संवहन मंडल, यहां तक किसी कोई दिक्कत। लास्ट में बनाइए कौन आएगा, तीनों हो तो गए है ना, कोर, विकर्ण और संवहन। हाँ ठीक, तो इस संवहन को थोड़ा सा बड़ा बनाओ, आप अपना बना लो। अरे सर हमसे क्यों कहते हो ये बात। संवहन, कोर हो गई आपकी, दूसरा विकर्ण मंडल, संवहन मंडल। अगर हम इसी को यहाँ पर ऐसे बनाते हैं तो पहला कौन होगा आपका, सबसे बाहर संवहन, संवहन मंडल। ध्यान समझ लो, जिन लोग बच्चे कन्फ्यूज होते रहते हैं। सेकंड वाले टर्म में आएंगे हम लोग, क्या बनेगा फिर, बोलो क्या बनेगा, विकर्ण मंडल। विकर्ण मंडल से नाम सुना, सब तरंगें यहीं से निकलती होंगी। फिर लास्ट में कौन आ जाएगा आपका, ये वाला भाग कौन कहलाएगा, कोर। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, ये इस तरह से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो यही वाला रूल है, बस हमने अलग करके बना लिया है क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी इसकी अलग से, सही है। वो सब इसी से निकलती है, अभी लिखवा दे रहा हूँ नहीं मैं। अब ध्यान दो इधर, हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं, वो तो फिर बनवाएंगे, अभी बस आपको समझाने लिखा है अभी, सही है। अभी हम ना समझाने के लिए बोलते हैं, बाद में बनाएंगे। और किसी ने बना भी लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं कि सब जो चीज़ हम ही करते हैं वैसे आप कॉपी मारो, कुछ अपने दिमाग से अलग से चीज़ें बना लिया करो, है ना। वही चीज़ें तो वही हैं, बट आपको समझाने के लिए बता रहे थे कि कोर, विकर्ण और संवहन। सूर्य में जब आप देखोगे तो वो कैसे दिखाई देंगे, क्योंकि पिछली बार आकाशगंगा में किसी बच्चे ने बड़ा वैसा क्वेश्चन किया, सर ये आधा कहाँ चला गया। पृथ्वी भी हम आपको पढ़ाएंगे, सतह पढ़ाएंगे, तो उसमें पूरी पृथ्वी से ना गोल गोल घुमाएंगे, तो फिर हम समझा कैसे पाएंगे। तो उसका एक चीज़ पेश निकाल लेते हैं कि तीनों का निकला है बाहर, और उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, उसको समझाते रहते हैं, सही है। तो वही सूर्य का है। लास्ट में आपको बता देंगे कि क्या क्या है, समझ गए होंगे। सबसे अंदर वाली कोर, उससे बाहर वाली विकर्ण, सबसे बाहर वाली संवहन, समझ में। चलिए अब एक एक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि कोर जो होता है इसका तापमान कितना होता है, सूर्य की कोर का तापमान। क्या पूछेगा कि सूर्य की जो कोर होती है उसका तापमान कितना होता है। कितना बता रहे हो, अरे नहीं, बाहर वाले का होता है तापमान, इसका होता हो देखो 15 लाख डिग्री सेल्सियस,
कोर का ताप अगर पूछेगा, सबसे अंदर वाले में जानते हो जो क्रिया होगी ना वो इसी पे होगी, जाके कहाँ होगी, इसी में। कौन सी क्रिया होती है सूर्य में? नाभिकीय संलयन। ठीक है, कौन होगा यहाँ पर? नाभिकीय संलयन। बताया था अभी नाभिकीय संलयन में क्या होगा? हाइड्रोजन ब्रेक होगा किसमें? हीलियम में। और लगातार उसमें क्या चलती है? यहाँ पर विस्फोट होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? विस्फोट। नहीं समझ में आया? विस्फोट होते रहते हैं किसमें? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। मध्यमंडल किसे बोलेंगे पता चलेगा? मध्यमंडल विकर्ण मंडल को। मध्यमंडल किसको बोलते हैं? विकर्ण मंडल को। बाहरी मंडल किसको बोलेंगे? संवहन मंडल को। ठीक है, अब विकर्ण मंडल की बात कर लें। कोर में कोई दिक्कत यहाँ था? कोर में ये चीज़ पूछता है। कोर में क्या पूछेगा? यही चीज़ पूछता है ना कि तापमान कितना कोर का। अब कौन किसकी बात करेंगे हम लोग? विकर्ण की बात करेंगे। किसकी कहेंगे? विकर्ण। तो विकर्ण मंडल में लिखो क्या क्या होगा। देखो रेडियो एक्टिव जोन, इसे हम लोग और क्या कहेंगे? विकर्ण को ही क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव जोन। लिख लो, रेडियो एक्टिव जोन। रेडियो एक्टिव जोन। अगर आपसे पूछे कि रेडियो एक्टिव जोन कौन होता है तो आपको विकर्ण मंडल होता है। आप चाहे अलग से ही करके लिखना, जरूर चित्र में नहीं आ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चित्र वहाँ पे समझने के लिए बना लो, खाली नीचे अपना डाल लो विकर्ण मंडल और आराम से आप लिख लो, उनमें नोट कर लो। बोले आता कोई दिक्कत? इसी में से निकलेंगे, देखो एक्स रेज। क्या निकलती हैं? एक्स रे निकलती हैं। एक्स रे तो सभी जानते होंगे। देखो गामा, हाँ गामा निकलेंगे इसी से, गामा रेस, गामा। देखो फोटोन रेस, फोटोन। प्रकाश हमेशा किस रूम में चलता है? फोटोन रूम में चलता है। तो फोटोन कहाँ से? पैकेट होते हैं फोटोन के, पैकेटों के रूप में गिरता है सतह पर, है ना? हाँ पढ़ा होगा आपने ये फिजिक्स में जी। लिख लिया फोटोन रेस। फोटोन रेस के अंतर्गत लिख लो और कौन कौन आएंगे? परावैंगनी, परावैंगनी डालते हो? अल्ट्रावायलेट, हाँ परावैंगनी, यूवी रेस बोलते हैं इसको, हाँ परावैंगनी। परावैंगनी बहुत खतरनाक होती हैं, इससे क्या हो जाता है? आपको त्वचा रोग हो सकता है। ठीक है, परावैंगनी किरणों को कौन रोकता है मंडल में? ओजोन परत। कौन रोकेगी? ओजोन परत। ठीक है, एक ओजोन परत पर एक हल्का सा होल हो गया है, वो कहाँ हुआ है? अटलांटिक पर। कहाँ हुआ है? अटलांटिक पर। हमारे कहीं आसपास हो जाता तो अभी तो हम काले काले घूम रहे होते। जितने भी गोरे हैं वो सब काले होते, जो काले वो काले हैं ही, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पढ़ाया था हमने? नहीं अभी पढ़ाऊंगा, त्वचा में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। जो काले काले होते हैं, चाहे विकर्ण आकर किलोमीटरों दौड़ पड़े आके से, परावैंगनी जो किरणें होंगी ना, ब्लैक लोग जो होते हैं, इनकी काला स्किन होती है, वो उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इनके काले लोगों पर उसका ज़्यादा इफेक्ट, काले लोग जो होते हैं उन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो गोरे गोरे उनके यहाँ दिखाई देंगे, चांद में दाग लग जाएगा, फिर तो ये ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। देखोगे आपने कुछ ज़्यादा गोरे लोग तो उनके गाल यहाँ पे ब्लैक हो जाते हैं, नाक पे दाग पड़ जाता है ना? बाद में क्रीम फ्रीम लगा के सही कर लो, अलग बात है। बट ये किसका इफेक्ट है? परावैंगनी किरणों का है, उनका इफेक्ट नहीं है इसमें। त्वचा रोग होते हैं, जो गोरे लोग होते हैं उनके कहीं ना कहीं स्टॉप होंगे देखना। लेकिन अपना कुछ लोग त्वचा बहुत सही से रखते हैं, अपने ढक के रखें तो बचे रहते हैं ना। ज़्यादा गोरा होना भी खतरनाक होता है। चांद ज़्यादा गोरा है तो उसके एक दाग है, भैया वो दाग फाग कुछ नहीं है, वहाँ गड्ढे हैं वो। ठीक है, चांद में जो दाग दिखाई हम लोग को देता है ब्लैक, वो क्या है? गड्ढे हैं। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा वहाँ पर तूफानी आते हैं, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं। क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं, वो आकर वहाँ पर गिरते रहते हैं, तो बहुत सारे गड्ढे हुए हैं उसमें, सही है, वो दिखाई देते हैं। तो ध्यान रखना, कहीं अगर आप पे दाग पड़ रहे हैं फेस पर, हल्के हल्के ब्लैक पड़ जाते होंगे, देखोगे स्पॉट पड़ जाते हैं। सभी के नहीं पड़ते, बट कुछ लोगों को तो पड़े होते हैं ना, जो धूप में ज़्यादा निकलता रहता है। यहाँ गाल पर ज़्यादा पड़ेंगे या नाक पे पड़ेंगे, दो ही काम पकड़ते हैं वो, गाल नाक। ऐसे ये त्रिदेव बना देते हैं, दो आँखें यहाँ और एक आँख यहाँ। वैसे उनकी यहाँ होती है तो इनकी यहाँ होती है, सही है। तो परावैंगनी किरणें किस में निकलेंगे? आपके विकर्ण मंडल में। कहाँ से निकलती हैं? विकर्ण मंडल में। और लिखिए, पूछेगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सूर्य का प्रकाश, हम लोग देखते हैं पृथ्वी तक आता है, सूर्य का प्रकाश कहाँ से निकलता है? विकर्ण मंडल से। लिखो इसमें, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश इसी मंडल से निकलता है। ध्यान रखना है आपको। कितने मिनट में पृथ्वी पहुंचता है? 8 मिनट 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड में ये कहाँ पहुंच जाएगा? आपका पृथ्वी पर पहुंच जाता है। किस मंडल से निकल के आता है? विकर्ण मंडल से। किससे? विकर्ण मंडल से। बोले यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बताइए जल्दी।
कोई दिक्कत? ठीक। अब जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, विस्फोट होगा, ये यहाँ पर क्या होता है, विस्फोट होता है। तो विस्फोट होगा तो यहाँ से तरंगे निकलेंगी, बोलो यस या नो। यहाँ विस्फोट निकलेगी, ज्वाला इसे टकरा कर क्या करेगी, बाहर फेंक देगी। सबसे बाहर वाले में आपके क्या पाए जाते हैं ना, सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेल। ऐसे करके बनाएंगे सेल। ये सेल पाए जाते हैं। पूछेगा कि सूर्य में जो सेल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहाँ बताओगे? सम्मान मंडल में। ये सेल बने किसके होते हैं, तो लिखो हाइड्रोजन के बने होते हैं। किसके बने होंगे? हाइड्रोजन के। किसके बने होते हैं ये सेल? हाइड्रोजन। किसके बने होंगे? हाइड्रोजन। इनका जो एरिया रहता है, क्या रहता है? एरिया। वो 40 डिग्री, 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। कहाँ से होगा? 0 डिग्री से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 40 डिग्री तक। सेल का, हाँ, मतलब इनका ये इतना। और इसी के बीच से आपकी सौर ज्वाला निकलेगी। क्या निकलेगी? सौर ज्वाला। अभी आगे पढ़ेंगे, पहले लिख लो, नोट कर लो। लिख लिया? 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं सेल और कहाँ तक पहुँच जाते हैं? 40 डिग्री से। सही है? अभी बताएंगे। लिख लो पहले इनको। लिख लिया? नोट कर लिया? बताइए। तो पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन सेल, सॉरी, जो सेल होते हैं वो कौन सी परत में होंगे आपके? जब कोर में विस्फोट होगा तो ज्वाला निकलेगी, और ज्वाला क्या करती है? इन्हीं के बीच से होकर गुजरती है। क्या गुजरती है? इन्हीं के बीच से गुजरती है। ध्यान रखना, क्या गुजरेगी? इनके बीच से। क्या गुजरेगी? इनके बीच से। समझ में आ रही बात? ठीक है। अभी 1 मिनट रुक जाओ, दोबारा ही बनाएंगे थोड़ा सही करके, थोड़ा यही समझ लो अभी पहले। यहाँ से क्या निकलती है? ये सौर ज्वाला। तो इन्हीं के बीच से होकर गुजरती है। क्या गुजरती है? इनके बीच से। 0 डिग्री से प्रारंभ होंगे और कहाँ तक चले जाते हैं? 40 डिग्री तक। यानी कि पहले 0 डिग्री बनेंगे, फिर उसके बाद ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। सही है? और इन्हीं के बीच से निकलेगी कौन? सौर ज्वाला। कौन निकलेगी? सौर ज्वाला। बात समझ में आ गई? अब देखिए, जब सौर ज्वाला निकलेगी, तो जब सौर ज्वाला निकलती है तो कंडीशन क्या होती है इसकी समझो पहले। इतनी विस्फोट होता है इसके साथ कि इतनी तेज़ी से बाहर निकलती है, तो ये कभी कभी क्या होती है, कुछ सौर जो ज्वाला होती है वो आगे चली जाती है। क्या होती है? आगे चली जाती है। और ये जो होते हैं ना, ये कुछ सौर ज्वाला को अपनी तरफ खींच लेते हैं। हाइड्रोजन जो सेल होते हैं, कुछ सौर ज्वाला को अपनी तरफ खींच लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपनी तरफ खींच लेंगे, और अपनी तरफ खींच लेंगे तो इस सौर ज्वाला वापस आ जाती है। क्या जाती है? वापस। क्या आ जाएगी? तो कुछ सौर ज्वाला क्या होती है? वापस आ जाती है। सब में होता है ये, जहाँ जहाँ ये करेगा विस्फोट। ठीक है? तो सौर ज्वाला कुछ तो वापस आ गई, और कुछ क्या चलेगी? आगे चलेगी। क्या चलेगी? आगे। और आगे कहाँ जाएगी? सौर मंडल में। कहाँ चली जाएगी? बोलो यस सुनो। अंतरिक्ष में। भाई सूर्य जहाँ फेंक देगा उसको, अभी सौर मंडल में आ जाएंगे, तो ये कहाँ सब चली जाएगी? सौर मंडल में। जो सौर मंडल में चली जाएगी, इसी में सबसे ज़्यादा चमक होती है। क्या होती है? चमक। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सौर ज्वाला। लिख लो, सौर ज्वाला। जो बहुत क्या होती है? चमकीली होती है। बहुत क्या होगी? चमकीली। ये बहुत रेयर केस में हो जाता है, हर बार नहीं होता। ठीक है? कभी कभी चलता है ये दोनों हमारी सौर ज्वाला। सौर ज्वाला क्या होंगी? तो आपको जो अंतरिक्ष में जाकर चमकती हैं और वो वहाँ पर अलग हो जाती है। वैसे ही अलग होने नहीं देता है, लेकिन ये सबसे चमकीला हिस्सा अगर पूछेगा कौन सा होता है, तो आपको वो सौर ज्वाला होता है। कौन सा होता है? सौर ज्वाला। लिख लेना आप, चैनल नोट करके। सूर्य का सबसे चमकीला अगर पूछेगा तो जल्दी बताइए, सबसे चमकीला कौन है? सौर ज्वाला। ध्यान रखना, सूर्य का सबसे चमकीला हिस्सा सौर ज्वाला। कहाँ चमकेगा? अंतरिक्ष में जाके, है ना? बहुत तेजी से आता है वो। अभी और बताएंगे। इतना ज़्यादा ऊष्मा होती है इसमें, किसी को जला सकता है। ठीक है? इतनी ज़्यादा ऊष्मा होती है, किसी को भी जला सकता है। कौन? सौर ज्वाला। लेकिन कुछ सौर ज्वाला जी तो वो क्या हो गई? वापस आ गई, है ना? तो ये धुंधली दिखाई देती हैं। कैसे दिखाती हैं? धुंधली, है ना? अंधकार जैसे। तो इसी को सौर कलंक बोलते हैं, जो वापस आ जाते हैं। सौर कलंक। अगर पूछेगा सौर कलंक क्या है, तो आप कहोगे जो सौर ज्वाला बाहर निकली थी उसका जो हिस्सा वापस आ जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सौर कलंक बोलते हैं। आप हेडिंग डाल के भी लिख सकते हो। इसे सोलर स्पोर्ट कहा जाता है। कौन सा? सौर कलंक वाला। जो ज्वाला बाहर निकलती है और जो बिल्कुल बाहर चली जाती है अंतरिक्ष में, उसे सौर ज्वाला बोलते हैं, जो सबसे चमकीला हिस्सा होता है। और उसका कुछ हिस्सा क्या हो जाता है? वापस आ जाता है सूर्य में। क्या जाता है? वापस। तो वो थोड़ा कम चमकीला होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सौर ज्वाला कहते हैं। जो वापस आ गया हिस्सा, वही क्या है आपका? सौर ज्वाला है। क्या है ये? सौर ज्वाला, सॉरी, सौर कलंक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर स्पोर्ट बोलते हैं।
स्फोट। सौर कलंक पूछा गया एक बार, तो क्या बताओगे आप? ज्वालामुखी का वह हिस्सा जो सूर्य क्या कर ला वापस कर लेता है, क्या कर लेता है या वापस चला जाता है। कौन खींचता है उनको? सेल खींचते हैं। कौन खींचते हैं? सेल। बट कुछ में बहुत ताकत होती है, वो चले जाते हैं, बोले अरे छोड़ दो, आज छोड़ आए, आज गलियाँ हम जा रहे हैं अब, है ना। और अंतरिक्ष में टहल रहे होते हैं आराम से, और भैया कहाँ हो किधर हो। देखो होगा कभी कभी अगर आप डिस्कवरी देखते होंगे तो उनमें विस्फोट दिखाते हैं, तो बड़ी गुच्छा टाइप का चलाता है भागा हुआ, सही है। ये रात में भी आपको दिखाई देता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, वो आत्मा जा रही है, आत्मा। अरे देखा होगा आपने, छोटा सा ऐसा गुच्छा टाइप का होता है, बड़ी तेज़ी से चमक के साथ जाता है, देखा होगा ना। तो हम लोग क्या कहते हैं उसको कि अरे वो कोई आत्मा जा रही है ना, लेकिन वो आत्मा नहीं होती, वो कौन होती है? सौर ज्वाला होती है। सौर ज्वाला देखिए भाई, सूर्य का विस्फोट होगा तो आपको एकदम तो दिखाई दे नहीं जाएगा, मेरी बात समझिए पहले, नहीं समझ में आ रहा हो तो। सौर जब विस्फोट होगा तो क्या आपको तुरंत दिखाई देगा कि आप एक ही पृथ्वी है? कितना किलोमीटर दौड़ के आता होगा वो भाई, किलोमीटर मान लो अरबों होगा वो है। सूर्य कहाँ है तो ना हमारे पास, तो जब वो वहाँ से निकलता होगा ना, तब वहाँ पे रात हो गई, उस टाइम सूर्य चला जाता है, लेकिन वो तो टहल रहा होता है अंतरिक्ष में, तो आपको कभी कभी रात में भी दिखाई देता है, तो बड़ा चमक दिखाई देती है। कभी देखना आप बाई चांस, अब तो आप छत पे कभी जाते ही नहीं हो, क्योंकि छत के सारे जो चंद्रमा थे वो फ़ोनों पे आ गए। तो पहले लोग जाया करते थे छत पे भाई साहब, शाम के टाइम पहुँच जाते थे, लाइट जाते ही पूरी एकदम निरे चंद्रमा दिखाई देते थे रोशनी में। अब कुछ है ही नहीं, तो आप कहाँ देखोगे? अंतरिक्ष देखना भूल ही गए आप, सही। वो यहाँ पढ़ लेते हैं किताबों हम लोग, समझ में आ रहा है। तो वो कभी कभी रात में भी हमें सौर ज्वाला दिखाई देती है। कभी अगर आपको दिखाई दे और रोशनी ज़्यादा दिखाई दे तो आप डरना मत, आप समझ जाना ये सौर ज्वाला है। कौन है? सौर ज्वाला। और सौर ज्वाला हमारे पृथ्वी की जो सिस्टम होता है ना, संचार सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, डिस्टर्ब कर देता है। क्या कर देता है? डिस्टर्ब कर देता है। भविष्य में अगर सौर ज्वाला आपकी पृथ्वी पर टकरा गई आ गई तो एक भी सैटेलाइट नहीं बचेगा आपका, चाहे टीवी वाला हो, चाहे फ़ोन मोबाइल वाला हो, कुछ हो। और इन इंसानों की क्या ज़िंदगी होगी हम तो समझ नहीं सकते अब क्या होगा भविष्य में, क्योंकि बिना मोबाइल के आज आप खाना तक नहीं खाते हो। ये इतना हमारे साथ जुड़ गया है मोबाइल, ठीक है। आप अकेले आप बोर नहीं होते हो, पता है, फ़ोन निकाल लिया 10 आदमी बैठे हो, लेकिन भाई साहब आप अपने से काम रखोगे, किसी और से नहीं रखोगे। देखा ना, इतनी सारी चीज़ें आ गई नेट के माध्यम से। चले, कितने लोगों को दो बात समझ में आ गई? सौर ज्वाला और सौर मंडल किसे समझ में आ गया? सॉरी, सौर कलंक। नहीं, वही चमक होती है उसमें। अरे भाई, जैसे मान लो आपने आग जलाई तो आग की हर लपटें कुछ तो ऊपर तक होती हैं, कुछ नीचे तक होती हैं, कुछ और नीचे तक होती हैं। तो उसका बेग है कि बेग कितना होगा भाई। कुछ सौर ज्वाला ऐसी होती हैं जिनका बेग बहुत तेज़ होता है तो वो चली जाती हैं, किसी का कम होता है तो ये पकड़ लेते हैं। बोला अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मान लो एक आदमी रेस लगा रहा है, तेज़ी से जा रहा है, तो आप उसी व्यक्ति को पकड़ सकते हो, उसकी स्पीड कम होगी, जिसकी ज़्यादा होगी तो निकल जाएगा आपसे। तो ये सेल क्या करते हैं, जो कम वाले ज्वाला होते हैं, बोले भाई साहब तुम कहाँ जा रहे हो, आओ इधर आओ, पकड़ लिया, समझ में। और जो तेज़ वाला था वो निकल गया, सही है। तो वही वाला सिस्टम यहाँ पर है। तो जो तेज़ वाली होती हैं वो पहले निकल जाती हैं, अंतरिक्ष में आके चमक उत्पन्न करती हैं, तो इसी को सौर ज्वाला कह दिया गया, सही है। और जो वापस खींच ली गई उन्हें सौर कलंक कह दिया गया, क्योंकि वो धुंधली दिखाई देने लगती हैं फिर, क्योंकि भाई तुरंत आई, तुरंत खींच लिया आपने, मालूम ही नहीं पड़ा तब तक, तो चमक दी उसने नहीं दी, तो वो क्या कहलाता है? सौर कलंक कहलाता है, ठीक है। आप बताओ किसी को दिक्कत हो? अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, मैं बोल दूंगा उसको, जल्दी बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो? नहीं ना, ठीक। अब चलिए देखिए, यहाँ पर ये आपकी सतह है बाहर वाले, तो इसी का पूछ लेगा कभी कभी कि तापमान कितना, जो अभी कोई बता रहा था। तो सूर्य के बाहर वाला जो क्षेत्र होता है उसका तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसमें लिख सकते हो, हाँ बाहरी संवहन मंडल का, हाँ बाहर वाला हिस्सा, संवहन मंडल का ताप पूछेगा तो 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। इसी को सोलर फ्लेम बोलते हैं, सोलर फ्लेम। तो सोलर फ्लेम का भी अगर पूछता है तो आप 6000 डिग्री सेल्सियस बताएंगे। कितना हो जाएंगे? 6000 डिग्री सेल्सियस। किसको क्या लिखें? अरे कैसी बातें करते हो, बच्चों वाली हैं ये, तो नॉर्मल बातें लिख सकते हो आपसे। ये रख पढ़ दें थोड़ा सा यहाँ से। अब देखो और समझो थोड़ी चीज़ें इसमें।
सोलर फ्लेम बोलते हैं इसको ना, जो बाहर वाला एरिया होता है, बाहर वाली सतह का आप तापमान पूछेगा तो 6000 होता है, लूसेंट फ्लूटेंट में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना आराम से, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ। सोलर फ्लेम भी बोलते हैं ऐसे, तो सोलर फ्लेम, फ्लेम मतलब फ्रेम के टाइप का होता है ये बाहर साइड में। देखो ये वाला एरिया पूरा फ्रेम के साइड में है, देखो फ्लेम, फ्लेम, फ्रेम नहीं, फ्लेम, हाँ लिख लिया, फ्लेम बोलते हैं, फ्लेम लिख लिया होगा सही। अब बात आती है जो हमने सोलर कलंक बताया था, क्या बताया था, सोलर कलंक, ठीक है। इसमें सोलर स्पोर्ट साइकिल बोलता है, क्या कौन सी होती है, क्या पूछेगा। देखिए ये वाली है तो ये बिल्कुल चक्र की तरह चलेगी, बोलो यस या नो। मान लो हमारे पास ये इस तरह चुंबकत्व होता है, ये चुंबक है एक, तो इसमें जो तरंगें निकलती हैं वो इसी रूप में निकलती हैं, बोलो यस या नो। साउथ नॉर्थ की एरिया में जाती रहती हैं, बोलो यस या नो, है ना, ऐसे करके। तो वो यहाँ पे भी यही सिस्टम होता है। देखो इधर आएंगे तो इधर से भी तो अंदर गई होंगी कुछ, बोलो यस या नो, इधर से भी कुछ अंदर गई होंगी। तो देखो ये किस तरह से बना लिया, एक साइकिल बना ली पूरी, और यही साइकिल क्रम से चलती रहती है। क्या चलती है, चलती रहती है, ये लगभग चलती है। जब जब सौर ज्वाला विस्फोट होगा, विस्फोट कहाँ से होगा, कोर से, तो कोर से इस सबको भेजता हुआ निकलेगा बाहर, ठीक है। जो तेज़ी से जाएंगे सौर ज्वाला पहुँच जाएंगे सौरमंडल में जाके, ठीक है, और जो अंदर रह जाएंगे ये क्या कहते हैं, आपका कलंक कहलाती है, सौर कलंक। तो पूछता है कि सौर साइकिल क्या होता है, क्या पूछेगा, सौर साइकिल। तो नोट कर लो इसको, सौर स्पोर्ट साइकिल का टाइम, सौर स्पोर्ट साइकिल, सौर स्पोर्ट साइकिल, ठीक है। सोलर लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो लिखो इसका आधा समय, अर्ध समय कितना होता है, पहले हाफ टाइम लिखो इसे, 5.5 घंटे नहीं, वर्ष, हाँ। यानी कि जो एक ये वाला जो सर्किल है ना, ये पूरा अपना जो कर पाती है वो कितने टाइम में कर पाएगी, 5.5 वर्ष में कर पाती है। सौर साइकिल, सौर स्पोर्ट साइकिल का जो टाइम रहता है वो कितने का रहता है, 1 वर्ष का रहता है, 1 वर्ष का रहता है। मान लो यहाँ स्टार्ट हुई तो आधे वर्ष नहीं 5.5 वर्ष तो वो यहीं क्रिया करती रहेगी। ये अपने आप बढ़ते हुए चले जाते हैं ऐसे करके आगे के लिए। पहले 0 डिग्री बनाएंगे, फिर 0 से अगली बार क्या बनाएंगे, ऊपर बनाएंगे, फिर उससे ऊपर बनाएंगे, फिर उससे बनाएंगे। अब अगर सौर स्पोर्ट साइकिल का हाफ टाइम पूछा गया है तो आप कितना बताओगे, 5.5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5.5। लेकिन अगर कुल पूछ लेगा, देखो पूर्ण समय कितना लगता है एक साइकिल में, पूर्ण समय कितना लगता है एक साइकिल में, पूर्ण समय कितना लगता है एक साइकिल में, तो देखो 11 वर्ष लगते हैं। कितने लगते हैं, 11 वर्ष। कितने लगते हैं, 11 वर्ष। 11 वर्ष में एक चक्र पूरा होता है, ध्यान रखना। कितना होता है, 11 वर्ष में कितना होगा, एक चक्र। किसका, सौर स्पोर्ट या सौर कलिंग का। समझ में आया। यानी कि ये जो चलना स्टार्ट करता है तो 11 वर्ष में अपना एक चक्र पूरा कर पाता है। कितना कर पाता है, एक चक्र। अब एक चक्र कहाँ से कहाँ तक का होगा, कहाँ से कहाँ तक का बताओ, 0 से 40 डिग्री तक का। पहले यहाँ विस्फोट होगा तो यहाँ बनेगा, अगला विस्फोट होगा अलग बनेगा, अगला फिर अगला। 5.5 में पहुँच पाता है 40 डिग्री तक, और फिर 40 से 0 फिर आएगा लौट के वापस, 5.5 फिर लेगा। कितने होगा टोटल, 11 वर्ष। तो सीधे पूछे आपसे कि सोलर कलंक जो होता है उसका हाफ टाइम कितना होता है, यानी कि 0 से 40 डिग्री पहुंचने में कितना समय लेगा, तो 5.5 वर्ष लेता है। कितना लेगा, 5.5 वर्ष। और दोनों को पूरा करने के लिए कितना लेता है, 11 वर्ष। जैसे मान लो हम तरंग लेते हैं, तरंग, तो तरंग जब आप सर और गर्त के दोनों को रूप में आ जाती है तभी तो एक तरंग होती है, बोलो यस या नो। भाई तरंग मान लो ये इसका हाफ टाइम हो गया, जब ये नीचे से फिर ऊपर चली जाएगी तो ये पूरी तरंग हो जाएगी, बोलो यस या नो। यही तो होता है, श्रेब और गर्त बोलते हैं इसे। हाँ, तो ऐसे ही इसका होता है कि यहाँ से चलेगी, यहाँ से यहाँ तक लेने में कितना टाइम लेगी, 5.5। कितना लेगा, 5.5। मान लो कोर में पहले विस्फोट हुआ तो हमेशा देखिए 0 से नीचे कभी नहीं बनेगी। ऐसा नहीं कि 0 के नीचे आपका ताप नहीं होगा, प्रकाश भी होगा, विकर्ण भी होगा, लेकिन ये सिर्फ अपने एंगल पकड़ेगी कहाँ से, 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक जाएगी, 40 डिग्री। उसके 40 डिग्री से ऊपर भी भाग होगा, लेकिन उनमें कभी भी सौर ज्वाला विस्फोट नहीं होगा। सौर ज्वाला विस्फोट हमेशा होगा 0 डिग्री से 40 डिग्री के बीच। वहीं से सौर ज्वाला बन सकती है और वहीं से सौर कलंक बन सकता है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, नहीं आई, अब तो आ गई होगी ना। ये सेल क्या करते हैं, सौर ज्वाला को खींचते हैं, तो जितनी सौर ज्वाला को ये खींच पाते हैं अपने पास रख लेते हैं, सौर कलंक बन जाता है। और जो ज्वाला क्या होती है, भाग जाती है
तो उसे क्या कहते हैं, सौर ज्वाला बोलते हैं। सही है। और यही अंतरिक्ष में क्या करता है, सबसे चमक उत्पन्न करता है। पूछा जाए अंतरिक्ष में चमक किसके कारण उत्पन्न हो जाती है, तो आप कहोगे सौर ज्वाला की वजह से। आया थोड़ा बहुत समझ में? नहीं अभी तक आ गया? नोट कर रहे हो अपने साथ साथ? ठीक। क्या हुआ? लिखें 100 वर्ष का चक्र, इसी नीचे लिख लेना 100 वर्ष का चक्र, 100 वर्ष का चक्र को सौर इवेंट कहा जाता है। जब 100 वर्ष चक्र लगा लेगा 100 चक्र, तो वो क्या होगा, सौर इवेंट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सौर इवेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसे, सौर इवेंट। एक सौर इवेंट के लिए कितने वर्ष चाहिए, 100 वर्ष। अब देखो 100 चक्र है ये तो ना भाई। एक इवेंट कब बनेगा, जब 100 चक्र लग जाएंगे। और 100 चक्र कब लग पाएंगे, क्योंकि एक चक्र कितने में लगाता है, 11 में। बोलो कितने, 11 में। तो ये कितना तो हो गया, 1100 वर्षों का होता है क्या, एक सौर इवेंट। अभी तक कोई भी सौर इवेंट नहीं हो पाया। जब से ये सर्च हुआ है कि सौर ज्वाला होती है, तब से अभी तक कोई भी सौर इवेंट नहीं हो पाया। ध्यान रखना, अभी भी नहीं, एक भी नहीं हो पाया है। समझना ध्यान से, 1100 वर्षों के बाद एक सौर इवेंट होगा। और एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम ले लेता है ये सौर ज्वाला, बोलो 11। अब 11 के 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1100 वर्ष। 1100 वर्षों के बाद बनाया जाएगा एक इवेंट। क्या होता है, एक इवेंट होता है। नहीं समझ में आया भाई? एक चक्कर लगाने में समय लेगा 11 वर्ष, तो फिर 100 वर्षों में चक्कर लगाने लगेगा 1100 वर्ष। तो अगर पूछा जाए कि सौर इवेंट कब होता है, तो आपको 100 चक्कर पूरे होने पर, यानी कि 100 बार क्या कर लेगा, अप डाउन कर लेगा, उसके बाद क्या बन जाएगा, एक इवेंट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी फिलहाल में कौन सा वर्ष गुजरा है, मतलब कौन सा संस्करण गुजरा है इसका, कोई बता सकता है? हाँ नहीं, 21वां अभी गुजरा। कितना, 21वां। अभी और चलेगा, तो उसमें हम कभी इवेंट नहीं देख पाएंगे। समझ में आया? क्योंकि अभी 1100 वर्ष चाहिए। अभी 21वां गुजरा है। जब से हमारा सर्च हुआ है ना, उसके बाद वाला काउंट करा जाता है। उससे पहले गुजर चुके होंगे वो अलग बात है। नहीं किसी को समझ में आया? तो आप सौर इवेंट नहीं देख सकते हैं तो आप बुरा ना माने, कोई बात नहीं है, पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, आगे समझ में आता? किसी कोई दिक्कत? बताइए, सौर ज्वाला सूर्य के किन भाग से गुजरती है, तो आपको 0 से 40। मिनिमम कहाँ रहेगा, 0 डिग्री। मैक्सिमम कितना, सबसे तेजी से जहाँ से निकलेगी वो कहाँ होगा, मध्य भाग। सबसे तेजी इन सेलों के आसपास से निकलती है, इनके सेलों से अंदर से नहीं जाती है वो। सही है, क्योंकि अंदर से जाएगी तो क्या कर लेगा, ये रोक लेगा उसे। क्या कर लेगा, रोक लेगा। इसलिए बगल से निकल लेती है। जैसे घर में लॉक पड़ा हो तो कहाँ से निकलते हैं, फिर छत से कूदते हैं। स्कूलों में कूदे नहीं हो दीवारें, घंटे हुआ नहीं करते थे, तो जहाँ से टूटा मिलता था वहीं निकल जाते थे। सही है, तो वही वाला हाल इसका है। तो कितने लोग यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? जी कौन सा, मध्य। सबसे तेजी जो होती है ना सौर ज्वाला में, वो इसी में होती है, मध्य भाग में। क्योंकि देखो यहाँ से विस्फोट होगा ना, तो सबसे तेजी यहीं से निकलेगा। मान लो हम हैं, मैं सूर्य हूँ और मैं आग बोलूँ, तो एक गया, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से निकली, तेजी से। अगल बगल से नहीं जाएगा, अगल बगल से रोशनी निकलेगी, बट सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, सामने से। ज़्यादातर सौर ज्वाला यहीं से निकलती है। ठीक है, लेकिन बनते अलग अलग से हैं। सही, यहाँ तक समझ में आ गया? लेकिन सौर ज्वाला उत्पन्न करने का कारण कौन रहता है, तो आप कहोगे कोर। कौन रहेगा, कोर। इससे कोई मतलब नहीं होता है, ये तो इनके साथ मिल लेता है। बोले तुम चल रहे दावत खाने, बोले चलो हम भी चल रहे हैं। ठीक है, ये तो अपनी पिकड़ मिला देता है, बोले ले जाओ, ये भी ले जाओ, ले जाओ। सही है, हम तो वैसे दे रहे थे, आप भी ले जाओ। ठीक है, और कुछ नहीं करता है। सम्मान मंडल का वर्क रहता है क्या, कंट्रोल करना। वैसे ही कंट्रोल करता रहता है, लेकिन नहीं रुक पाता कभी कभी, तो ये बाहर निकल जाता है। कौन, सौर ज्वाला कहलाता है। पास खिंच गया वो सौर कलंक। क्या कहलाएगा, सौर कलंक। सौर स्पोर्ट्स साइकिल जो होती है वो कितना लेती है, 0 से 40 जाने में कितना टाइम लेगी, 5.5 घंटे। और पूरा इवेंट कब मनाया जाता है, 100 वर्षों में। सोलर इवेंट कब मनाया जाएगा, 100 वर्षों। 100 वर्षों का गुणा कर दो 11 कितना हो गया, 11 वर्षों बाद। तो 11 वर्षों बाद, थोड़ा दिमाग लगा लेना, समझ लेना इसको। ग्यारह वर्ष कहाँ हो गए, ऐसा देखो, विस्फोट होगा तो पहले 0 डिग्री बनाएगा। ये किस बनाएगा, 0 डिग्री पे। अरे यहाँ आधा थोड़ा बनेगा, ये आधा कहलाता है, ये चक्र है पूरा इसका। मतलब सौर ज्वाला जो उत्पन्न होती है इनके बीच होगी, यहाँ से यहाँ तक 0 से 40। मान लो पहले 0 डिग्री पे उत्पन्न हुई,
सही है। फिर यहाँ उत्पन्न होगी, फिर यहाँ उत्पन्न होगी, फिर आगे उत्पन्न होगी, उसके बाद 40 डिग्री। तो इसका अभी हुआ 5.5 बार, मतलब आधा चक्र हुआ ये। अरे चक्र नहीं जानते हो आप भाई, यहाँ से यहाँ जाने में आपको समय लगेगा। ये क्या हो गया, आपकी डिस्टेंस हो गई। दोबारा लौट कर वापस आ गए तो ये पूरा चक्र हो गया। हाँ, तो ये चक्र ही तो है भाई। यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक पहुँच जाएगा तो 5.5 वर्ष हो गया, और फिर 5.5 वर्ष ये वापस आने मिलेगा यहाँ तक। तो अब ये इसका पूरा एक चक्र हो गया। जैसे हमने तरंगें समझाई थी भाई, तरंग का मतलब क्या होता है, ये वाला आपका हाफ चक्र है इसका। अब ये पूरा करके लाएगा तभी तो ये पूरा कहलाएगा, समझ में आया। तो ये इसका यहाँ से यहाँ में जाने में ये हाफ चक्र है, और यहाँ से यहाँ आने में टोटल क्या होगा पूरा, तब ये 11 वर्ष कहलाता है। हाँ 0 से 40, 40 से 0। हाँ 0 से 40, 40 से 0। हाँ वो चीज़ तो सही है, वो जो पूछ रहे हैं वो मुझे भी सर्दी में डाउट है। बोलो। जब एक पूरा चक्कर 11 वर्ष में हो रहा, 100 इवेंट हो रहा 100 वर्षों में, ठीक है, तो मतलब 100 डिवाइडेड 11, इस तरीके से तो निकालना चाहिए। कहाँ मैथ लगा रहे हो आप? आप एक बात बताइए, एक चक्कर लेने में 11 वर्ष ले रहा है। 100 चक्कर लेना थोड़ा है उसे, वो तो कांस्टेंट है उसका, कि जब वो 100 चक्कर पूरा कर लेगा तो वो 100 इवेंट बन जाएगा। बस इतना करना याद। टाइम दे रखा ना आपने, क्या टाइम दे रखा है? 1100 वर्ष ले रखा ना फिर। एक बात बताओ भैया, 100 चक्कर ले, एक चक्कर लगाने में 11 वर्ष ले रहा है, तो 100 चक्कर लगाने में कितने वर्ष लेगा वो? यार सिंपल मैथ को गड़बड़ कर देते हो, कैसी बात करते हो आप लोग भाई? सीधी बात, 100 चक्कर लगाने में कितना समय लेगा? एक वर्ष, एक चक्कर लगाने में लेता है 11 वर्ष, तो 100 चक्कर लगाने में कितना लेगा? इसमें क्या कंफ्यूज है आप बताइए? इसमें कुछ साफ साफ, इसलिए हम नोट कराते जा रहे हैं। आप कोई दिक्कत किसी को बताओ, पहले आप दोबारा समझ लो अगर दिक्कत आ रही है तो। भाई कोई वर्क है, वो एक चक्कर ले रहा है, कि समय कितना ले रहा है? 11। 100 के लिए कितना लेगा ये? तो 1100 वर्ष, और इसी को हम लोग क्या कह देंगे? सोलर इवेंट कर देंगे बस। अब क्या दिक्कत इसमें? ये लाइन लिखी है ना, 100 वर्ष का चक्कर को 100 इवेंट करते हैं। 100 वर्ष के चक्कर को 100 इवेंट करते हैं, ये लिखा हुआ है ना। हाँ तो 100 चक्कर को अगर वहाँ लिखा होता 100 चक्कर को 100 इवेंट कहते हैं तो सही मानता मैं, लिखा 100 वर्ष को तो गलत लिख रखा है वो। हमने बोला था क्या? चलो कोई बात नहीं, सही करो। 100 चक्र हैं, हमने सिर्फ लिख दिया, शॉर्ट में लिखा था 100 चक्र लिख लिया। वर्ष तो नीचे लिखवाए, 1100 वर्ष लिखवाए नीचे। हो गया क्लियर? हो ठीक भाई, सीधी बात। 100 चक्कर जब लगा लेगा, और देखो चक्र बोलो जानते हो, कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है ना तो कहीं से एक मिनिमम बेस से स्टार्ट होगी। तो वो जब स्टार्ट होती है, सबसे पहले सौर कलंक स्टार्ट होगा, वो यहीं से स्टार्ट होगा, 0 से। पहले 0 डिग्री पे ही बनेगा, फिर अगले थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा तो ऊपर बनेगा, फिर ऊपर यही सौर ज्वाला बन जाती हैं, क्योंकि बीच वाले मध्य में सौर ज्वाला ज़्यादा बनती हैं। 0 डिग्री पे सौर कलंक ज़्यादा बनेंगे, 0 डिग्री पे सौर कलंक ज़्यादा, इनकी पावर नहीं होती, क्योंकि देखो हमने कहा ना विस्फोट जब होगा तो वो मध्य से ज़्यादा भागता है। तो जब यहाँ विस्फोट होता है तो ज़्यादा सौर ज्वाला नहीं बनती हैं, क्या बनेंगे? ज़्यादातर सौर कलंक बनेंगे, क्योंकि इनकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे और मध्य भाग में आते, सबसे अगर पूछा जाएगा सौर ज्वाला कहाँ बनता है, तो आप बनाएंगे मध्य में। सबसे सौर कलंक कहाँ बनेगा? तो 0 डिग्री पे, सही है। और कहाँ? 40 से ऊपर तो बन ही नहीं सकता फिर कभी, ना तो सौर ज्वाला बनेगी और ना ही सौर कलंक बनेगा। ना तो सौर ज्वाला बनेगी और ना ही सौर कलंक बनेगा, बस चमकीला भाग दिखाई देगा, वो कोई क्रिया नहीं करेगा। अगर ये सौर ज्वाला और सौर कलंक ना हो तो भी आपको क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम होगी, आपको सही से प्रकाश नहीं मिल पाएगा। ठीक है, मान लो ज्वालामुखी चलेगी, थोड़ी तो गई होगी सौर ज्वाला भाग के बाहर। अब मान लो रेगुलर रोज आती रहे तो ना तो आप सैटेलाइट स्थापित कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे। आगे बताएंगे, अभी हम समझ में आ गए यहाँ तक? पहले बताओ, क्लियर हो गई सारी चीज़? कोई दिक्कत है यहाँ पर? चल सही है। जो सौर कलंक होता है ना, बताया था अभी, तो ये सौर कलंक का तापमान पूछ लेगा कितना होता है लगभग, तो लिख लो ये 1500 से 4000। 1500 से 4000 सौर कलंक का, 1500 से 4000 डिग्री सेल्सियस। हो गया क्लियर? तो सौर कलंक का अगर तापमान पूछ लेगा तो आप बता देंगे, बाहरी सतह का तापमान पूछ लेगा तो 6000 बता देंगे। सही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब देखिए, इसे रफ कर दें यहाँ पे, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या होगा, सौर ज्वाला आगे चली जाएगी। अब जाएगी तो कहीं ना कहीं तो जाकर चली जाएगी, कौन?
सौर ज्वाला। तो हम क्या करेंगे ना, यहीं पर बना लेते हैं पृथ्वी। अब ये हमारा मेन जो रहेगा वो कौन रहेगा, पृथ्वी रहेगी। तो जब सौर ज्वाला आएगी तो पृथ्वी से ही होके जाएगी कहीं ना कहीं से। मान लो ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। बेटा समझने में ध्यान दो, विद्वान ना बनो ज़्यादा, सही है। ये समझो यहाँ से, ये पृथ्वी है आपकी। भाई सूर्य से विस्फोट हुआ होगा तो सूर्य किसकी तरफ बढ़ेगा ये, तो जो सौर ज्वाला पृथ्वी के ऊपर वाले भाग से होके जाएगी, कहाँ से जाएगी, ये आपकी सौर ज्वाला ऊपर। लेकिन कुछ सौर ज्वाला क्या हो जाएगी, नीचे से होकर चली जाएगी। कहाँ से चली जाएगी, नीचे से। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर अगर ये ऊपर नीचे से आ रही तो पृथ्वी को छोड़ कैसे दिया इसने, वरना तो पृथ्वी पे गिरनी चाहिए सीधे। आप समझो इसको, हमारी पृथ्वी की संरचना इतनी बेहतरीन तरीके से की गई है, पूछो मत आप। आपने देखा होगा अगर छोटा कण भी पृथ्वी के वायुमंडल में गलत एंगल से प्रवेश कर जाए तो उसको जला देता है। कौन, कल्पना चावला, देखा राख बन के आ गई नीचे, गलत एंगल से प्रवेश कर लिया उन्हें। बोले कौन है भैया जी, लग रहा है कोई शत्रु लग रहा है, जला दिया। सबसे बड़ा रक्षा कवच पृथ्वी का कौन है, वायुमंडल। कौन है, वायुमंडल। आप अंतरिक्ष से गिरना जरा नीचे ज़मीन पे, आते जाते सुलगा देगा आपको। 600 हड्डियों में से एक भी हड्डी नहीं मिली, सिर्फ राख आई छोटी, वो समुद्र में तैर रही होगी, अपने आप ही जल संभव हो जाता है, सही है। तो वायुमंडल क्या करता है ना, जैसे ही सौर ज्वाला आती है वायुमंडल अपना प्रकोप दिखाता है और उसको क्या करता है, फेंक देता है बाहर की साइड में। क्या करेगा, फेंकेगा। ध्यान रखना, वायुमंडल पृथ्वी पे होता है ऐसे नो। तो ये वायुमंडल क्या करता है, जो कोई भी चीज़ अगर आती है तो कोशिश यही करता है कि इसको पहले से बाहर ही फेंक दिया जाए, यानी कि पृथ्वी से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। बट कुछ इतने बेग से होती हैं जिसकी वजह से वो पृथ्वी पर गिर जाती हैं, तो उसका फॉल्ट नहीं होता है। वो तो कोशिश जारी रखता है अपनी, जला जला के ले आता है नीचे तब तक, फिर भी बहुत कम कर देता है। आग लगा, छोटे छोटे देखा आपने, तारे टूटना, वो आग लग जाती है उनमें, वो क्षुद्र गिरे होते हैं छोटे छोटे, और ऐसे चुपके जा रहे होते हैं, सही है। वायुमंडल देख लेता, हाँ आ गए, आ जाओ, ठीक है, और जला देता है उसको, ले जा, अब जा पृथ्वी पे, ठीक है। तो राख फाक बन के आती है, वरना तो रोज छतें पे गिरे बड़े बड़े पत्थर, बड़ा पत्थर को जला देता है। लेकिन ज़्यादा हैवी पड़ जाता है, उल्का पिंड टाइप के कहते हैं ना, उल्का पिंड, तो वो उल्का पिंड ज़्यादा हैवी पड़ जाते हैं तो वो जलाने की कोशिश तो करता है, बट जल नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ उसका अवशेष आ जाता है। लेकिन फिर भी वो, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा रेयर केसों में उल्का पिंड जो ना, वो किसी बस्ती वाली जगह पे गिरे होंगे ना, हमेशा खाली जगह पे गिरते हैं। ये किसका कमाल है, वायुमंडल का। इसको ऐसे फेंकता है कि जा भैया ऐसी जगह जा जहाँ कुछ ना हो। राजस्थान में अगर गिरा है, देखो झील बनी है, तो वो ऐसी जगह पे गिरा है जहाँ पे कोई है ही नहीं। महाराष्ट्र में गिरा है, समझ में आया, अभी तक गिरे जो। अब अगर मान लो बदायूं पे गिर जाए तो कर जाएगा काम खत्म, बड़ा बड़े होते हैं बहुत। झील तो छोड़ो, हमें ढूंढने मिलेंगे, अवशेष ना मिलेंगे। मतलब खुदाई हो रही, बदायूं की खुदाई, सही है, नहीं समझ में आया। तो हाँ, ग्रेविटी हमें स्थित रखती है, नीचे वालों को, ऊपर वालों को नहीं रखती है। ऊपर वालों को तो बाहर फेंकेगी, बोलो तुम निकल लो यहाँ से। हाँ अब भाई देखो, जब हमारा प्लान बेग हम पृथ्वी का लगाते हैं तो 11.2 के हम अपना सैटेलाइट भेज देते हैं। तो जैसे वायुमंडल से हम क्यों भेजते हैं उसे, क्योंकि वायुमंडल से बाहर निकल जाए। अगर उस स्पीड से नहीं भेजें तो वायुमंडल हमें नहीं जाने देगा, और उससे बाहर फेंक देते तो फिर वो बाहर ही फेंक देता है, कहते जाओ। और वहाँ जब हम लोग उधर से आएंगे तो हम एंट्री करने के लिए भी उतनी फोर्स चाहिए कि हम वायुमंडल को अंदर क्रॉस कर जाएं, और नहीं तो लटका देगा भाई, बोले लटके रहो चुपचाप, समझ में आया। तो दोनों वर्क करता है, आपको हिलने नहीं देगा और बाहर वालों को बुलाएगा नहीं, समझ में आया। तो वही सिस्टम क्या करता है, सौर ज्वाला को बाहर फेंक देता है। वरना ये अगर पृथ्वी पर गिर जाए तो पता चला हर 5 वर्ष के बाद गिर पड़ी इसी पे आके, समझ में आया। तो ये इसका रहता है, लेकिन फिर भी हमारी कुछ चीज़ों को डिस्टर्ब कर देता है पृथ्वी के, ध्यान रखना। तो अगर पृथ्वी के ऊपर से जाएंगे, कौन कर देगा, ये वायुमंडल फेंक देता है बाहर की साइड, ठीक है, आने नहीं देता पृथ्वी पे। पृथ्वी का वायुमंडल सिर्फ यही नहीं है, थोड़ा सा एरिया बाहर वाला भी होता है इसका कवर, सही है। हाँ, उसी को वायुमंडल कहा जाता है। ये वाला जो एरिया होगा थोड़ा बाहर होता है, ये कंट्रोल करता है। यहीं से हम प्लान बेग से किसी चीज़ को निकालने की कोशिश करते हैं, इसी से बाहर निकलता है। जब इससे बाहर निकल जाएगा तो वो फिर अपना कंट्रोल छोड़ देगा, बोले अब तुम जहाँ अंतरिक्ष में जाना वहाँ जाओ, सही है। इतना रोकते रहे, नहीं माने तो मत मानो, जाओ जहाँ जाना है, जाओ तुम जाने जहाँ, सही है। जहाँ भी रहो, गाना है पूरा। तो ये हम गाना जरूर भूल जाते हैं ज़्यादा। कौन सा गाना है बताओ, जाओ तुम जाने जहाँ, याद करोगे वहाँ। कोई पगली लड़की थी ऐसी है, ऐसी था, अच्छा ये अपनी तरफ से मिला लिया, कोई बात नहीं, तो सही है। तो ये फिर उसको क्या करता है, छोड़ देता है, बोले जाओ भैया जहाँ जाना है, सही है। फिर ये बाद में कालिदास बन जाता है। अगर मान लो दोबारा लौट के आए तो बोले आना तमीज़ से, वरना यहीं जला दूंगा। कल्पना चावला गड़बड़ नहीं करती, उनके उसमें होल हो गया था, सही है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे, तो गलत एंगल से एंट्री कर ली। इनके एंगल रहते हैं अपने कि उसी एंगल से आप एंट्री करोगे। जैसे रास्ता बना दिया जाता है, घर में दरवाज़ा होता है तो आप उसी दरवाजे से आओ, दीवार कूद गए तो आ जा बाहर, दीवार कूद गए तो आपको स्वागत करोगे, बताइए, नहीं। हमने क्या बना रखा है, ये दरवाज़ा, तो आप दरवाजे से आओ।
तो यही सौरमंडल कहता है कि हमारा जो हमने दरवाजे बना रखे हैं, जिस एंगल पे बना रखे हैं, बाकायदा एंगल पे चीज़ रोटेट होती है वहाँ पे, तो उस एंगल से एंट्री करी तो समझ जाएगा अपना कोई है। भाई दरवाजे ऐसा है तो अपना है, और दीवार कूद के आया, बोले चलाओ चलाओ ये दुश्मन आ गया, मार दो, सही है। यही करते हो आप लोग भी, घेर लेते हो उसको, फिर टंगे तोड़ते हो सही से रस्सी में बांध के, और फिर ऊपर से वीडियो बना लेते हो उसका, सही है, देखा होगा। भाई गलत एंगल से एंट्री करोगे तो आप डिस्टर्ब करोगे ना उसे, सही है। तो यही हमारा सौर ज्वाला में होता है। तो वायुमंडल क्या करेगा, सौर ज्वाला को बाहर फेंक देता है। तो कुछ तो भाई हमारा ये सौर मंडल है, तो मान लो इस पर टकराने वाली कोई ये है, इस पर कोई टकराने वाली चीज़ आई, यहाँ पर हमारा सौर मंडल है, इसने क्या कर दिया, हटा दिया, तो क्या या तो इधर से जाएगी, या नीचे से जाएगी, या ऊपर से जाएगी, है ना, मतलब उस चीज़ को छोड़ देगी। कभी मान लो एक गोला ले लो आप लोहे का, है ना, और उस पर आग का फुब्बारा मारना, वो आती नहीं आजकल में तो आते हैं फुब्बारा मारना, तो उस पर लगने के बाद सौर ज्वाला इधर घूम रही होगी, इधर घूम रही होगी, उसके अंदर नहीं घुस रही होगी, वो स्ट्रॉन्ग होता है, कठोर होगा। तो हमारा सौरमंडल इसे क्या करता है, इधर उधर भेज देता है, इधर उधर अपने ऊपर टकरवाता है, टक्कर हुई और टक्कर के बाद एकदम इसने भगा दिया, तो भाई पीछे वाला जो आदमी है वो सेफ रहेगा, बताओ पीछे वाला सेफ रहेगा नहीं रहेगा। तो आगे तो टक्कर हुई, उसने घुमा दिया उस चीज़ को आगे पीछे, अब तो समझ में आ गया वो नहीं आ गया ना। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा कि जो सौर ज्वाला पृथ्वी के ऊपर से होकर जाती है उसको क्या कहा जाता है, और जो सौर ज्वाला पृथ्वी के नीचे से होकर जाती है उसे क्या कहा जाता है। अब तो बात समझ में आ रही होगी ना। तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि जो सौर ज्वाला पृथ्वी के ऊपर से होकर जाती हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, और जो पृथ्वी के नीचे से होकर जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। बिल्कुल स्पष्ट क्वेश्चन पूछेगा और आपको ध्यान नहीं रखना, सही है। देखिए जो चमक होती है ना, चमक को इंग्लिश में हम लोग अरोरा बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अरोरा, बस अरोरा जोड़ के लिखना है। देखो पहला अरोरा बोरियोलिस, अरोरा, हाँ ये ऊपर से जाएगी, ऊपर वाला हिस्सा है ये, अरोरा, हाँ बोरियोलिस, ठीक है, अरोरा बोरियोलिस। और नीचे से होके जाएगा तो अरोरा, तो इसके साथ आपको जोड़ना ही पड़ेगा, अरोरा हमेशा सौर ज्वाला के साथ जुड़ता ही जुड़ता है, सही है। अरोरा नीचे हिस्से में कौन पड़ती है हमारी, ऑस्ट्रेलिया, तो आ से याद रखेंगे, आ से स्टार्ट होगा ये, ओरंटो, ओरंटोलिसिस, ये आपके दोनों रहेंगे, ऊपर वाली सौर ज्वाला और नीचे वाली सौर ज्वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, आप दोनों नोट कर लो जल्दी, सही है। हमारे नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ती है, नीचे पड़ती है, तो ऑस्ट्रेलिया से याद रखो, एक याद रखो तो आपको दूसरा अपने आप याद आ जाएगा, दोनों को नोट करो। ये पृथ्वी के आगे पीछे जाने वाली क्या है, सौर ज्वाला है, सही है। पूछेगा पृथ्वी का रक्षा कवच कौन होता है, पृथ्वी का रक्षा कवच, तो देखो वायुमंडल, क्या होता है, वायुमंडल। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। पहली बार अगर पढ़ रहे हो थोड़ा डाउट तो रहेगा, लेकिन थोड़ा सा समझ के चलेंगे आराम से तो आ जाएगा आपको। जल्दी बताइए, पृथ्वी का रक्षा कवच पूछेगा तो वायुमंडल, सही है। आप समझो, नोट हो गया बेटा, आप समझो एक बार और नोट करो ध्यान से, सही से समझ में आ रही चीज़ें, नहीं आएगा दोबारा रिपीट कराना एक बार, अभी समझ लेना हल्का सा। देखिए अब देखिए यहाँ पर जब सौर ज्वाला ऊपर से होके जाएगी और यहाँ नीचे से होके जाएगी, तो क्या जैसे मान लो ये चीज़ कोई है, अब इसके बिल्कुल ऊपर से होके जा रही है, तो किस इनमें कुछ ना कुछ तो घिसाव हो रहा होगा। तो आपसे पूछेगा कि सौर मंडल और सौर ज्वाला के बीच जो क्या हो, घिसाव हो। भाई जैसे मान लो ये पेन है, अब ये हमारी पृथ्वी है, ये सौर ज्वाला है, ये यहाँ से टकराई तो इस पर टकराई होगी वायुमंडल में पहले, तो ये कुछ ना कुछ तो इसने घिसाव किया होगा, बोलो। तो पूछ सकता है, ये पॉइंट बनाएंगे आप, इसको क्या बनाएंगे कि सौर ज्वाला और वायुमंडल के बीच जो घिसाव होता है, जो घर्षण होता है, वायुमंडल और किसके बीच, सौर ज्वाला के बीच क्या होता है, घर्षण। तो उस घर्षण को क्या बोला जाता है, नहीं समझ में आई बात, हाँ बेटा नहीं आई अभी भी। आप लोग भौतिक उससे जीवन से बड़ा दूर रहते हो, मैं ऐसा लगता है। इतना अच्छे एग्जाम्पल दे रहे हैं। सिलवट्टा देखा है, आप देखो लड़कियों को समझ में आएगा। सिलवट्टा देखा है, एक छोटा सा होता है, एक बड़ा सा होता है, और फिर उसको पीसना स्टार्ट करो आप, तो उनमें घर्षण होगा। बिना घर्षण से कुछ चीज़ चटनी पिस जाती है, चटनी पिसती है सही से, सही है। तो उसके बीच कोई घर्षण होगा ना भाई, कोई चीज़ एक दूसरे से क्रॉस करके जाएगी। हम लोग नॉर्मल चल रहे हैं, कोई व्यक्ति हमारे पास से गुजरे तो क्या वो हमारा घर्षण करके नहीं जाता है, हाँ। तो बस ध्यान रखना है, सौर ज्वाला और वायुमंडल के बीच क्या होगा, घर्षण होगा। उसे क्या बोला जाता है, देखो भिस्लर बोलते हैं, भिस्लर, भाई बताइए, भिस्लर बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको,
बिस्लर। कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? पूछेगा सौर ज्वाला और वायुमंडल के बीच जो घर्षण होता है उसे क्या बोला जाता है, तो आप क्या बोलोगे? बिस्लर बोला जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर एक बात बताइए, क्या ज्वालामुखी जब यहाँ से गुजरेगी तो चलो वायुमंडल ने तो आपको सुरक्षित कर दिया, आपको सुरक्षित कर दिया, बट ये सबको सुरक्षित नहीं कर पाता है। हमारे सैटेलाइट बिल्कुल पास में ही होते हैं, तो ये क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। पूछेगा कि सौर ज्वाला पृथ्वी के किस चीज़ को प्रॉब्लम कर देता है या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो लिख लो इसमें, सौर ज्वाला संचार या सैटेलाइट को डिस्टर्ब करता है। हाँ, संचार को क्या कर देता है? प्रॉब्लम कर देता है, और सैटेलाइटों को प्रॉब्लम करेगा। सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सिस्टम को और सैटेलाइट को, सैटेलाइट गड़बड़ हो जाएंगे तो कम्युनिकेशन सिस्टम तो वैसे गड़बड़ हो जाएगा, सही है, ध्यान रखना। तो इसको कर देता है। आपको कभी कभी ना फ़ोन वर्क करना बंद कर देते हैं, नहीं करेंगे, है ना, एकदम बंद हो जाता है, सिस्टम पूरा बंद हो जाता है, तो ये सौर ज्वाला डिस्टर्ब कर जाती है कभी कभी, सही है। कभी कभी ज़्यादा क्षति पहुंचा देती है और कभी कभी हल्की क्षति पहुंचा देती है, सही है, लेकिन पहुंचाएगी जरूर। अगर सौर ज्वाला पृथ्वी के सेकंडों में गुजरती है, सेकंडों में ख़त्म, ऐसा नहीं कि बैठी होगी और वायुमंडल क्या हाल है, आओ आओ थोड़ा घर्षण कर लें, सही है, तब तो कबाड़ा कर देगी, सैटेलाइट को जला देगी। सेकंडों में आई और सेकंडों में निकल गई। बस आप सिर्फ फ़ोन लिए होते हो, बात कर रहे होते हो, हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ, आवाज़ नहीं आ रही है, तो ये कौन है? ये डिस्टर्ब कर रहा है कौन? सौर ज्वाला। और सौर ज्वाला आती रहती हैं, सही है, नहीं फ़ोन ख़राब नहीं होगा बेटा, सैटेलाइट क्या उसमें आग लगी, तार जुड़ा हुआ है उसमें, क्या? हाँ, नहीं आपने कभी कभी देखा होगा ना, और वैसे तरंगों की प्रॉब्लम होती है, फ़ोन किसी और को लगा और लग किसी और को जाता है। अब कुछ बच्चों को तो ये भी बढ़िया रहता है, बोले कौन लगा तो ठीक है कहीं तो लगा बोले कहीं तो लगा, कंपनी बहुत होशियार है। अच्छा, बहुत होशियार है, वो ऐसी जगह लगाएंगे फ़ोन जहाँ पर आपको भाषा समझना है, या तो पंजाब लगाएगी या फिर उधर तमिल की तरफ लगा देंगी, सही है, और आस पड़ोस में लगाएंगे। मान लो हम डायल करें नंबर किसी और का और लग जाए पड़ोसी के चांद का, तब तो वो बढ़िया भी लगे, बोले अरे भाई साहब बिना मिलाए नंबर मिल गया, सही है, वहाँ नहीं मिलाएगा, कहाँ मिलाएगा? दूर, सही है, हाँ चले, बहुत होशियार होते हैं वो लोग। तो सैटेलाइट समझ में आ गए। तो सौर ज्वाला किसको डिस्टर्ब करेगी पृथ्वी में? कम्युनिकेशन सिस्टम को कर देगी, सीधे कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट सब उसी में आ जाएंगे, सही है। ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर देती है, बाकी चीज़ों को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन फिलहाल ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये पता है क्यों? क्योंकि कभी भी आपके वहाँ उस पर गिर सकती है, पृथ्वी पे, और गिर जाएगी तो इसका तापमान बहुत हाई होता है और बहुत तेज होता है। तो अंतरिक्ष में जो चमक पैदा करेगा वो कौन होगा? सौर ज्वाला। पृथ्वी के पास होकर जो सौर ज्वाला वापस हो जाती है उसे क्या कहते हैं? सौर कलंक। सौर कलंक का जो साइकिल होता है, अर्ध साइकिल होता है, वो कितने में पूरा होता है? 5.5। पूरा साइकिल पूरा होने में कितना समय लेगा? 1100। एक इवेंट, सौर इवेंट कब होगा? जब 100 चक्र लगा लेगा। कितना लगा लेगा? 100 चक्र, यानी कि टोटल वर्ष अगर चक्र पूछेगा तो 100, और अगर पूरे वर्ष पूछेगा तो 1100 वर्ष। आया समझ में? ठीक। जो सौर कलंक होता है उसका तापमान कितना होता है? तो 15 से 4000। संवहन मंडल का बाहरी परत का अगर क्षेत्र पूछेगा तो 6000। बाहर चली गई जो ज्वाला वो क्या हो गई? सौर ज्वाला। सौर मंडल मतलब सौर ज्वाला। पृथ्वी के ऊपर वाले हिस्से से गुजरेगी तो क्या कहलाएगी? अरोरा बोरियलिस, सही है। और नीचे वाले हिस्से से गुजरेगी तो, आ गया समझ में? जितनी भी एक्सरे होती हैं, जो रेज होती हैं, जो किरणें होती हैं, वो किस मंडल से निकलती हैं? विकर्ण मंडल से। फोटोन कहाँ से निकलेगा? प्रकाश कहाँ से निकलेगा? पृथ्वी तक जाने में कितना समय लेगा? सूर्य क्या है? तारा बनने से पहले क्या था? तारा बनने से तारा क्या होता है पहले? निहारिका। और निहारिका क्या होता है? गैसों का एक बड़ा समूह। 90% अगर तारे में ख़त्म हो जाए तो क्या कहेंगे उसे? लाल तारा। लाल तारे के बाद क्या बनता है? श्वेत तारा। जो सूर्य से छोटे हैं वो श्वेत, और जो बड़े हैं वो काला बावन। और काला बावन ब्रेक कर देगा किसमें? अवनव तारा, जिसे क्या कहते हैं हम? सुपरनोवा। अवनव तारा ब्रेक हो जाता है, किसमें टूट जाएगा? 4 तारों में। पहला न्यूट्रॉन उदासीन होता है। क्वेसर और पल्सर सबसे तीव्र गति से, सौर मंडल में सबसे तीव्र गति से घूमने वाले क्वेसर और पल्सर। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है? ब्लैक होल का। और ब्लैक होल सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो आप कहोगे आकाश गंगा के केंद्र में, जिसे हम कहते हैं बल्ज। सबसे ज़्यादा तारे कहाँ पाए जाएंगे? बल्ज में। सबसे ज़्यादा तारे बल्ज में। जहाँ सबसे ज़्यादा तारे वहीं सबसे ज़्यादा ब्लैक होल। सबसे ज़्यादा तारे वहीं सबसे ज़्यादा ब्लैक होल। कितने लोग समझ में आ गया? चलिए पर आगे, सही है, आगे बढ़िए। याद करिए, याद करना जरूरी है। आराम से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, आराम से पूछा करो। कभी डांट खा लिया वो थोड़ा बहुत, सुबह सुबह थोड़ा चाय फाय नहीं पी के आते हैं तो डांट पड़ जाती है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। शिवम बुद्ध नहीं करेगा, सर ने नहीं बताया और हमें सुनाने लगे, गलत अपना करा दिया था, कोई बात, वो बाई चांस लिख गया होगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा पृथ्वी की चीज़ और बताते हैं आपके। जो आप अभी बच्चे कुछ बैठे होंगे, सर ने सूर्य का मुकुट नहीं बताया, मुकुट ही पीछे पड़ोगे अभी तो कुछ देखो अभी। चलिए अभी मुकुट पहनाते हैं हम इसको। चलिए हाँ, तो इसकी चीज़ को हम समझा चुके हैं, सूर्य के बारे में अलग ब्रेक करके समझा दिया था। अब इसको पूरा से एक बना लेंगे। देखिए सूर्य के बाहर जो क्षेत्र होता है, सूर्य के बाहर वाला जो इलाका होगा ना, इसको क्या बोला जाता है, बता सकता कोई? कौन है कोरोना वाला? बच्ची को आपने बड़े हल्के में ले लिया था, गलत बात है। हाँ अभी लो छोटा सा चलते हैं, बाहर लेके भी चलेंगे। पहले अंदर की बात कर लेते हैं, थोड़ा छोटे वाले की बात करते हैं। चलिए इसके जो अंदर वाला भाग है इसको बताओ पहले। एक तो आपको कोर बोल दिया गया था, कोर के अलावा बताओ कौन होगा? फोटोस्फीयर। गुड, देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोस्फीयर। सबसे अंदर वाला भाग क्या हो गया? फोटोस्फीयर। अब फोटोस्फीयर के बाद भी एक भाग होता है, ठीक है, बाहर वाला भाग लिख लो क्रोमोस्फीयर। क्या बोलेंगे इसको? क्रोमोस्फीयर। हाँ कोई बालक हमें ऐसा लग रहा है कन्फ्यूज होने वाले हैं। क्रोमोस्फीयर कितने लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं? तो सर आपने पहले कोर बताया, विकर्ण मंडल बताया, संवहन मंडल बताया, अब आप ये क्या लगाए पड़े हैं? कितने लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं? कितने लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं? कोई नहीं हो रहा है? अच्छा तो बहुत बढ़िया। से फोटोस्फीयर हो गया, क्रोमोस्फीयर हो गया, सबसे अंदर वाला भाग फोटोस्फीयर, उसके बाहर वाला क्रोमोस्फीयर। सही है। अब सबसे बाहर वाला पूछ लेगा, यही आपका क्या होता है? चमकता है। ये जो चमकता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोना। कोरोना सही है, कोरोना। इसी को बोलते हैं क्रीट। इसी को बोलते हैं क्या? क्रीट। इसी को क्या बोलेंगे? और क्रीट के बाद क्या बोलते हैं? देखो सूर्य ग्रहण, ये सॉरी क्रीट के बाद क्या बोलेंगे इसको? जल्दी बताओ, दो ही नाम पता है। और सूर्य का मुकुट कैसे कहेंगे? इसी को तो लिख लो इसमें, सूर्य का मुकुट। शिवम समझ में आ रहा नहीं? सूर्य का मुकुट, ये चीज़ तो नॉर्मल दे रखी, सब में दे रखी होते हैं। सूर्य का मुकुट पूछेगा आपसे कि ये वाला जो भाग है, कोरोना वाला जो भाग है, ये कब दिखाई देता है? तो देखो सूर्य ग्रहण के समय। कब दिखाई देगा? सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के समय, सही है, सूर्य ग्रहण के समय। तापमान लिखो इसका कितना होगा? तापमान बताओ, तापमान कितना होगा? तापमान बताओ। देखो 2.7 इन 10 की पावर 6, 2.7 इन 10 की पावर 6। लिख लिया? चित्र बना रहे हो, लिख रहे हो? डिग्री सेल्सियस में लिखो। वो हमें शॉर्ट में लिखवा दिया, उन्हें पूरा लिखवाना पड़ता। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ जी। अरे भाई सर इसका है कोरोना का। हाँ ये सूर्य है, ये सूर्य है। चलना फिरना बंद करो, ये कंट्रोल नहीं कर सकते इस चीज़ को। लिखिए इधर, सूर्य ग्रहण हो गया, मतलब सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देगा, इसी का ताप होता है। इसलिए आपने देखा होगा, ये कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो आप नंगी आंखों से सूर्य को नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी चमक सबसे ज़्यादा होती है उस टाइम पे, देखो कितनी होती है, और इसका तापमान भी ज़्यादा होता है। इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या निकलती हैं? एक्सरे निकलती हैं। इसी के समय कौन निकलती हैं सबसे ज़्यादा? एक्सरेज निकलती हैं। और एक्सरे जो होती हैं वो सबसे खतरनाक होती हैं। क्या होती हैं? खतरनाक। ये आंखों फांकों के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। और इसी के साथ निकलेंगे कौन? परावैंगनी। परावैंगनी। और ये कौन से मंडल में होंगी? कौन से मंडल में होंगी? विकर्ण मंडल में। कहाँ से आती हैं?
विकर्ण मंडल से खींच लाता है ये। यही दो बहुत निकलते हैं, इसलिए आपसे कहा जाता होगा, जानवर होते हैं उनको वो लगाया जाता है ना कि भाई सूर्य ग्रहण होने वाला है, और आप लोगों से मना जाता है। उसमें सबसे ज़्यादा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको दूर रहने को कहा जाता है, क्योंकि उनको बच्चे बहुत इफेक्ट डालती हैं। सही है, तो इसलिए कहा जाता है। कुछ बातें माना करो, साइंस वाली होती हैं ये, ठीक है। आँखें खराब हो जाती हैं, पर हम तो रोज़ देख लेते हैं, हमारी तो नहीं खराब होती। किसी दिन अंधेरा हो जाएगा, दोबारा सूर्य नहीं होगा तुम्हारी ज़िंदगी में कभी। सही है, हाँ, इसलिए थोड़ा मान लिया करो कुछ चीज़ों को। हो गया क्लियर? हमारे पहले की जो कहावतें हैं, कोई प्रॉब्लम्स है ना, वो बिल्कुल सुटेबल रखी गई हैं, आप अप्लाई करके देखो, बिल्कुल सही होती है। पहले से उन्हें पता होता है, अलर्ट होते हैं वो लोग। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णमंडल कौन है, वर्णमंडल किसे कहा जाता है? वर्णमंडल बताइए। क्रोमोस्फीयर को लिख लो, वर्णमंडल कहा जाता है। वर्णमंडल कहा जाता है। इसी को प्रकाश मंडल कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। क्रोमोस्फीयर, वर्णमंडल या प्रकाश मंडल। इसका तापमान लिख लो, 32,000 डिग्री सेल्सियस होता है। 32,000 डिग्री सेल्सियस। अलग अलग लिखवा रहे हैं इसलिए हम। प्रकाश मंडल मतलब प्रकाश यहीं से निकलता होगा। हाँ, क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा क्या? इसी को प्रकाश मंडल बोलते हैं। उसमें क्या इंग्लिश हिंदी में चल रहा है खाली बस। तो आपसे पूछा जाएगा कि जिस भाग से किस मंडल से निकलती हैं, तो प्रकाश किस मंडल से निकलता है? विकर्ण मंडल से, है ना। वर्ण मंडल बोलते हैं इसको। कितने लोगों की बात समझ में आ गई? किरीट समझ में आया, मुकुट समझ में आ गया सूर्य का? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? सौर ज्वाला वायुमंडल से टकराती है तो क्या बना देती है? क्या बना देती है? विस्लर बनाती है। उस क्रिया को क्या बोलेंगे? विस्लर। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? चले, एक अगली हेडिंग लोग पढ़ते हैं, चुंबकीय झंझावात क्या होता है? चुंबकीय झंझावात। चुंबकीय झंझावात। चुंबकीय झंझावात क्या होता है? कितने लोग बताएंगे इसे? मैग्नेट आर्म बोलते हैं। मैग्नेटिम आर्म बोलते हैं। क्या होता है ये? अब समझो, यहाँ देखो, अभी हमने आपको बताया था कि मान लो ये हमारा चुंबक है, सही है, और ये हमेशा साउथ और नॉर्थ की तरफ चलता रहता है हमेशा। तो यानी कि इसकी जो किरणें निकलेंगी वो ऐसे निकलेंगी, बोलो, दोनों साइडों में निकलेंगे, एक में इस तरह करता है। और ये क्रिया कहाँ होती है? सौर कलंक में। कहाँ होती है? सौर कलंक में। समझ में आया? जहाँ पर ये क्रिया होती है, हम तो चुंबक के लेके बता रहे हैं आपको, आप ऐसे समझो। सौर कलंक जहाँ हमने बताया था अभी, यस या नो, जो वापस आ रही थी, वो भी तो ऐसी क्रिया कर रही थी। तो ऐसे वो आ जाती है, दोनों अंदर वापस आ जाती हैं। तो वहाँ पर कभी कभी क्या होता है ना, चुंबकीय फील्ड उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? चुंबकीय फील्ड। जब नॉर्थ और साउथ की तरफ कोई तरंगें कार्य करने लगेंगी ना, तो वो अपने अंदर एक फील्ड उत्पन्न कर लेती हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेट फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। सही है। उसी चुंबकीय क्षेत्र को बोलते हैं क्या? चुंबकीय झंझावात। अगर आप इसमें भाई साहब फंस गए तो ये कचूमर बना के छोड़ता है फिर। सही है। बहुत सारी चीज़ें इसी से फंस जाती हैं जाके, तो वो गड़बड़ कर देती हैं सब। ध्यान रखना। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? तो फिर नोट करेंगे फटाफट, लिख लो फटाफट। सौर ज्वाला में जो सूर्य के केंद्र की ओर, हाँ सौर ज्वाला, भाई सौर ज्वाला से कलंक बनता है। अरे देवताओं, सौर ज्वाला में सूर्य के केंद्र से ध्रुवों की ओर वापस चली जाने वाली, वापस चली जाने वाली, लिख लिया? सूर्य के केंद्र से, सूर्य के केंद्र से, ये लिखा है, सूर्य के केंद्र से ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर चली जाने वाली, वो वापस चली जाने वाली, वापस चली जाने वाली, चली जाने वाली, जाने वाली। सही है। क्या होती हैं? तरंगें कह सकते हैं हम लोग कि तरंगें, तरंगें, तरंगें जिनमें
चुंबकीय फील्ड उत्पन्न हो जाता है, जिनमें चुंबकीय फील्ड उत्पन्न हो जाता है, क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। इसी क्षेत्र को चुंबकीय झंझावात कहते हैं, चुंबकीय झंझावात कहते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है एक बार कि चुंबकीय झंझावात क्या है, क्या बोलते हैं? चुंबकीय झंझावात बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चुंबकीय झंझावात। बना लो आपको याद रहेगा, हमने बता दिया वैसे इसमें आपको। चलिए ये रेफर देव। चलिए अब इसके बाद एक और चीज़ हम समझते हैं आपको यहाँ पर, सभी ने पढ़ा भी होगा ये, मतलब ये चीज़ है आपके ना, यहाँ पर पृथ्वी है और यहाँ पे पृथ्वी है। मान लो सूर्य हमारा जो है वो यहाँ पर है, क्या होगा? ये सूर्य, सही बढ़िया से बना ले, सूर्य ये सूर्य है। कंडीशन पूछता है, 1 नंबर दे देता है कभी कभी। तो सबसे पहले तो ये पूछेगा कि पृथ्वी से सूर्य को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ क्या बोलते हैं इसको? दो पृथ्वी, एक आपके लिए एक होने वाले के लिए, दोनों अलग अलग रहेंगे, आराम से समझ लेते हैं। सूर्य के चारों तरफ लगाती है ना सौर मंडल में। अरे भाई कोई भी ग्रह है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते नहीं लगाते ऐसे? हाँ, तो कभी कंडीशन ऐसी होगी कि पृथ्वी यहाँ रही होगी, कभी कंडीशन यहाँ रही होगी, कभी यहाँ रही होगी, क्या वो बैठी रही होगी? तो वही है कि एक बार पृथ्वी जब यहाँ होगी तो सूर्य के सामने इधर पड़ जाएगी, और यही पृथ्वी घूमती हुई पहुँच जाएगी कहाँ? यहाँ। पृथ्वी एक ही है, घूम रही है, मन है उसका घूमने का, घूमने दो, सही है। चले आप समझ में आ गया? पृथ्वी एक ही है पर राउंड कर रही है, क्या कर रही है? घूम रही है, सही है। तो एक सिचुएशन ऐसी होगी, यहाँ पर होगी पृथ्वी और यही घूम कर पहुँच जाएगी कहाँ? यहाँ, और फिर ये यहाँ जाएगी और यही क्रम चलता रहता है, सही है। अभी सौर मंडल कराएंगे के लिए तो बता देंगे आपको। बताओ हम सेकंड क्लियर हो गया? ठीक, कोई बात नहीं, हो गया क्लियर? अब समझते हैं। तो ये मिलाने वाली जो रेखा होती है, पूछेगा सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको क्या बोला जाता है? बताओ शिवम। देखो एपी साइट, एपी साइड, सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपी साइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एपी साइट। कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? अब सूर्य से दूर है पृथ्वी, यहाँ लिख दें पृथ्वी, और ये भी क्या है आपकी? पृथ्वी। ये कौन है आपका? सूर्य, सही है। बहुत पालन वाली चीज़ें हैं ये, लेकिन जला जलू देंगी। समझते हैं यहाँ पे, अगर सूर्य से दूर है पृथ्वी तो कब दूर हो सकती है? किस कंडीशन पे दूर, और उसे बोलते क्या है? क्या बोलेंगे? दूर है तो अपसौर, और पास है तो उपसौर। दूर है तो अपसौर। तो यहाँ पर कौन आएगा आपका? अपसौर। अपसौर कब होता है? तारीख पूछेगा। क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? अरे नहीं, पृथ्वी और सूर्य के बीच कितने? अधिक हो तो एपिसाइड, हाँ अधिक दूरी हो तो अपसौर है ना, जैसे हाँ, अधिक दूरी है तो अपसौर, इसे अपसौर। लेकिन किस डेट को होता है ये अपसौर? 3 जून को या 4 जुलाई को? 3 जनवरी होता है। 3 जनवरी या 4 जुलाई? 3 जनवरी या 4 जुलाई अपसौर होता है। अच्छा, आपके कहने से लिख दें। इधर कौन होगा? अपसौर। ये कब होगा? सही है। किसी कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? अभी कंफर्म कर दूंगा, आपकी बात कर दूंगा, हमें टच में रखा करो। 3 जनवरी को होगा क्या? अपसौर। 3 जनवरी को क्या होगा? अपसौर। जब दूर है तो गर्मी ज़्यादा होगी, ठंड ज़्यादा होगी? दूर होगा तो ठंड ज़्यादा होगी। अरे जी क्या चल रहा है?
भाई दूर होगी ठंड ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर 3 जनवरी होगा, फिर ये 4 होगा, 4 जुलाई, और ये होगा आपका 3 जनवरी। कौन है ये सही वाला है, पता है तुम्हें कौन था ये सही वाला? पहले समझ लिया करो भाई। अगर सूर्य दूर, पृथ्वी दूर है तो ठंड होगी या गर्मी? ठंड होगी ना, है? हाँ, वही समझा तुम्हें, पहले रुक जाओ पहले। और अगर सूर्य समीप है तो क्या होगी? गर्मी होगी, तो ये जनवरी होगा। अरे रुको, पहले समझ लिया करो ना, जो हम कह रहे हैं वो समझो पहले, तभी बाद में अपना प्रचार देना जो दे मिले, सही है? जैसे ऐसा लगता है आप घूम के आए हो वहाँ आके, समझ लो पहले पृथ्वी के सीन समझ लो पहले। पहली बार पढ़ रहे हो ना आप, हाँ, तो आपको दिक्कत कर रहा है, थोड़ा रुको बस 2 मिनट, पहले हम अपना कन्फ्यूज तो खत्म कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो 4 जुलाई को क्या होगा? अपसौर, और 3 जनवरी को क्या होगा? उपसौर। ठीक है, ये हमें ऐसा लगता है, क्या लगता है? यहाँ जो होगा वो आपकी क्या होगी? गर्मी होगी। सूर्य दूर है लेकिन यहाँ क्या होगी? गर्मी होगी। यहाँ सूर्य पास है तो क्या होगी? ठंड होगी। क्या होगी? ठंड। ऐसे नहीं कि सूर्य पास आ जाए तो, अभी भाई बता रहा हूँ, सूर्य पास होगा तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे क्या हो जाएगी? गर्मी ज़्यादा होगी, लेकिन नहीं होती, यहाँ ठंड होती है इस टाइम। अभी बता रहे हैं भाई, तो बता रहे हैं, सुनो तो पहले, सही। तो ये चीज़ मतलब ये चीज़ क्लियर करो, 1 नंबर वाला। तो अगर पूछेगा कि अपसौर कब होता है तो आप कहोगे 4 जुलाई को। पूछेगा कि उपसौर कब होता है तो 3 जुलाई को। दोनों चीज़ तैयार हो गई। अगर सूर्य दूर है तो आपका क्या बनेगा? अपसौर। क्या बनेगा? सही है। और अगर पास है तो उपसौर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब आपको एक माइंड में आता है कि सर ये ऐसे कैसे हो सकता है कि ये सूर्य पास है तो गर्मी ठंड ज़्यादा, ये इस तरह से ना आ रहा है, कन्फ्यूज हो रहे नहीं? ठीक, अब समझते हैं इसको। हाँ देखिए, यहाँ पर सूर्य है हमारा, ये पृथ्वी है। अब देखो, इस पृथ्वी को हम लोग, हाथ में रहती है पृथ्वी हमेशा, किस में रहती है? हाथ में। ये चीज़ तो समझते होंगे आप, नहीं? अब भाई देखो, सूर्य यहाँ है, सूर्य यहाँ है, सूर्य की जब किरणें चलेंगी तो सबसे पहले किस पे पड़ेंगी? कितने लोगों को बात समझ नहीं आ रही है बता दो पहले। देखिए, ये हमारा क्या है? पृथ्वी है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध, और ये आपकी क्या होती है? दक्षिणी गोलार्ध। ये बात तो समझ में आ रही होगी ना? तो भाई नीचे वाला हिस्सा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर वाला क्या? उत्तरी गोलार्ध। हमारा भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो जो सूर्य की किरणें बिल्कुल सामने पड़ेंगी किस पर? उत्तरी गोलार्ध पर। तो सीधी पड़ेंगी, जहाँ सूर्य की लंबवत पड़ती हैं तो वो हमेशा वहाँ क्या होती है? गर्मी होती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि 4 जुलाई को उत्तरी गोलार्ध में क्या रहती है? गर्मी। क्योंकि डायरेक्ट क्या हुआ? हाँ, उधर पहले जाएंगे। पृथ्वी को 4 बार से बनाने, कैसे, कितना आप दिमाग वैसा करते हो? अभी पृथ्वी यहाँ है, अभी यहाँ पहुँची, कैसे बात करती हैं? बिल्कुल है भाई। कोई चीज़ अगर यहाँ है तो पहले यहाँ होगी ना, अब यही चल के जाएगी, फिर यहाँ तक पहुँचेगी। एक लेके चलेंगे ना भाई। हम यहाँ खड़े हुए हैं, मान लो किसी के ऐसे कैसे खड़े हुए हैं, अब अभी हम इसके सामने हैं, मैं घूम के आ जाऊँगा तो मैं ही तो हूँ, बस आपको चित्र बना के दिखा रहा हूँ पहले से। एक ही है। पृथ्वी अभी कहाँ है? 4 जुलाई पर है। 4 जुलाई पर तो गोलार्ध नीचे वाला नीचे रहेगा और ऊपर वाला रहेगा, तो सूर्य की जो पड़ेंगी तरंगें सीधे लंबवत पड़ेंगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी? गर्मी हो जाएगी। बोलो यस या नो? तो 4 जुलाई को हमारे यहाँ गर्मी होती है, ठीक है? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपसौर। क्या होता है? अपसौर। समझ में आया? तो इसीलिए पृथ्वी का जो गोलार्ध रहता है, इस पर लंबवत पड़ने की वजह से, सूर्य दूर होने की वजह से भी यहाँ पर गर्मी करता है। और दक्षिणी गोलार्ध में उस टाइम क्या होती है? ठंड होती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? ठंड होगी। कुछ देश आपने देखे हैं गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए कहीं और दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ पर ठंडक होती है। क्यों? क्योंकि वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रहे होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया, हमारे यहाँ जब गर्मी चल रही होती है तो आप अगर ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो वहाँ पर क्या पड़ रही होगी? ठंड। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में है। किसमें है? दक्षिण। अटलांटिका, उसमें तो बर्फ जमी रहती है हमेशा, देखा आपने? तो वो इसी की वजह से होता रहता है। तो कितने लोगों की बात समझ में आ गई? तो अगर सूर्य पृथ्वी से दूर भी है तब भी वो क्या करता है? गर्मी करता है। अब आपको सर ये वाला सीन बताओ। अब यही हुमा देखो, यही वाला उठ के पृथ्वी चले जाएगी कहाँ? यहाँ। अब इसको भूल जाना, उधर नहीं है, अब यहाँ आ गई। अब देखो, उत्तरी गोलार्ध कहाँ आ गया? ऊपर। और दक्षिण गोलार्ध, अब तरंगें सीधे किस पे पड़ेंगी? तो जब हमारे यहाँ ठंड होती है
तो बड़े उन इलाकों में दक्षिणी वालों में क्या होगी? गर्मी होगी। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? अब आ गई। पृथ्वी एक ही है। हाँ, वो चित्र के लिए हम बना देते हैं, सही, कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। आगे क्लियर? अब एक बार समझाएं क्या और? तो समझा ठंड क्यों पड़ती है यहाँ पे। अब देखो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगी? गर्मी। हमारे यहाँ क्या होगी? ठंड होगी। हमारे यहाँ क्या होगी? ठंड। तो एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा देश है जहां पर क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। हमारे यहाँ 25 को ठंड होती है, हम ठंड में ठुठुर रहे होते हैं, और ये आराम से भाई धूप निकल आई, आ जाओ मैदान। तो ध्यान रखना, हाँ, इस वजह से होता है ये, क्योंकि गोलार्ध तो ये चक्कर आप बहुत, भाई रात और दिन क्यों हो जाते हैं, यही होता है। उत्तरी गोलार्ध पीछे चला जाता है, दक्षिणी आगे जाता है, तो वहाँ हो गया, यहाँ कम हो गया, तो सूर्य पीछे चला जाता है, उसके तो साफ हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए अंधेरा हो जाता है। आया समझ में? तो कितने लोगों को ये दोनों समझ में आ गए? अपसौर, अपसौर, अपसौर कब होगा? सूर्य से क्या होगा? हाँ, लंबत कर्ण पड़ेगा, वो तो समझ गए, सीधे आप याद रखो। कब होगा ये अपसौर उपसौर? बोलो। ये बताओ सर, जैसे आपने बताया कि वहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध है ना उसमें, तो आप बताया कि वहाँ पर उत्तरी की जब सीधी टेढ़े पड़ेगी तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। अच्छा, इधर क्या मतलब उल्टा हो जाएगा क्या? भाई उत्तरी गोलार्ध तो पीछे चला जाएगा ना, ये पीछे चला जाएगा। अब लंबत जो किरणें पड़ेंगी उस पर पड़ेंगी दक्षिणी गोलार्ध पे, तो फिर यहाँ गर्मी होगी, यहाँ ठंडे इलाका पहुँच जाते हैं हम लोग। मौसम परिवर्तित जो होता है वो इसी तरह होता है। मेरी बात सुन रही है? सूर्य जिसके लंबवत चमकता रहेगा वहाँ गर्मी होगी होगी। और भाई देखो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध टक्कर रहा है, सबसे पहले मुंह निकाला हुआ है, सीधे पड़ रहा है, देखा है? तो भाई सीधे पड़ रही है, पीछे जा क्या होता है, फिर वो ऐसे हो जाता है, बोले भाई साहब अब तुम जाओ, पेट से कहता है आ जाओ आगे, अब पेट पे पड़ेंगे, सही है? तो यही वाला हिस्सा है, तो ये वाला पड़ गया, सामने आ गया तो इसके पड़ गई, ये वाला इसके पीछे चला गया। अभी थोड़ा डिजिटल बोर्ड होता तो आपको और बढ़िया करेगा, एंगल समझ में आता, थोड़ा समझा के, इतना समझे होंगे ना भाई। हाँ, ये ऊपरी उत्तरी गोलार्ध सीधे लंबवत पड़ गई, ये दक्षिणी गोलार्ध ठंडक हो जाएगी, इधर आपको लंबवत पड़ जाएंगे दक्षिणी गोलार्ध पर, और ये वाला पीछे चला जाता है, ये वाला इलाका कहाँ होता है? पीछे होता है, तो इस पे पड़ेंगे लंबवत, तो ये गर्मी हो जाती है, सही है? तो पूछ ले कि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियाँ कब होती हैं? तो जब हमारे यहाँ ठंड होगी। देखो जस्ट उल्टा चल रहा है, हमारे यहाँ गर्मी, उनके यहाँ ठंड। क्यों होता है आपको समझ में आ गया होगा, सही है? देखो दोनों उल्टे दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना? तो जहाँ आपको पास दिखाई दे रहा था वहाँ आप क्या कह रहे थे? क्या होनी चाहिए वहाँ पे? गर्मी होनी चाहिए, लेकिन क्या हो रही है वहाँ पे? ठंड हो रही है। जहाँ दूर है वहाँ में ठंड होनी चाहिए, तो वहाँ क्या हो रही है? गर्मी होती है, गर्मी का एहसास हो जाता है। तो कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? एक नंबर आपको मिल जाता है कि अपसौर कब होता है और उपसौर कब होता है। पृथ्वी और सूर्य को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आपको एपिसाइड कहा जाता है। क्या कहता है? एपिसाइड। समझ में? क्रिसमस गर्मियों में कौन मनाता है? तो कहोगे ऑस्ट्रेलिया मनाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में है। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़े। ठीक, सौर सूर्य के आगे बढ़ते हैं। अब इतनी चीज़ समझ में आ गई होंगी आपको, अब आपको समझ में आ जाएंगे, नोट करने वाली चीज़ें हैं और आप समझते हुए चलेंगे। इसके बाद अब आता है 2-3 डेटें होती हैं, वो आपको ध्यान रखनी होंगी, सही है? जैसे सबसे बड़ा दिन पूछता है, सबसे छोटा रात पूछेगा, सबसे छोटा दिन पूछेगा, कब से दिन बढ़ना स्टार्ट होता है, कब से कमना स्टार्ट होता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसमें भी आप समझते हुए चलेंगे। पहली डेट डालेंगे हम लोग कौन? 21 जून। आप हेडिंग डालेंगे 21 जून। 21 जून डाली। 21 जून बताओ प्रियंका, बताओ 21 जून को क्या होता है? सबसे बड़ा दिन। क्या होता है? कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। बहुत बढ़िया। किस में होगा? उत्तरी गोलार्ध में इस दिन क्या होता है? समझना ध्यान से। 21 जून को क्या होगा? सबसे बड़ा दिन। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? 21 जून को सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में। अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को है, तो फिर दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा और बड़ी रात होगी। सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी। कभी कभी हम 21 जून रटते रहते हैं, बड़ा दिन बड़ा दिन, पूछ लेता दक्षिणी गोलार्ध में। अरे बाप रे, दक्षिणी गोलार्ध तो पढ़ा ही नहीं था हमने। आया समझ में? तो फिर आप गड़बड़ कर दोगे, तो ध्यान रखेंगे, जस्ट उल्टा रखेंगे इनको। ये यहाँ बड़ा हो गया तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा। यहाँ रात क्या होगी? छोटी। सबसे छोटी नहीं होगी, छोटी, सही है। यहाँ क्या हो जाएगी? बड़ी, सही है।
21 जून को एक और काम होता है, वो भी समझ लें। देखिए एक कंडीशन और समझते हैं। ये आपकी कौन है, भूमध्य रेखा है, और हमने अगर आपको पढ़ाया हो कि भूमध्य रेखा जो होती है वो 0 डिग्री होती है। जब ऊपर की ओर बढ़ोगे तो हमेशा क्या होता है, आपको टाइम में परिवर्तित होगा, समय बढ़ता जाएगा, और जब आप पहुंच जाओगे कहाँ, और जब आप पहुंच जाओगे कहाँ, नॉर्वे में। कहाँ पहुंचते हो, नॉर्वे में। तो आपने देखा होगा 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। लेकिन 21 जून को हमारे यहाँ बड़ा दिन होने की वजह से यहाँ पे रात का टाइम चल रहा होता है, यानी 6 महीने की रात होगी। यहाँ पर लोग रहते हैं नॉर्वे में। आप ऐसे घूर घूर ना देखें कि अरे ऐसे कैसे 6 महीने तक, और किसी को तो बड़ा खुशी हो रही होगी, अरे भगवान हमें वहीं पहुँचा दो भगवान, 6 महीने तक कम से कम सो तो लेंगे, सही है, बड़ा ऐसा कर दो। लेकिन जब आप वहाँ पहुँच जाओगे ना तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। भाई नींद भी तो एक लिमिट तक आती है। हमारे यहाँ बढ़िया है, हमारे यहाँ सिस्टम बढ़िया है। रात दिन भर पूरे थक जाते हैं, रात को सुड़िया लेते हैं, सुबह फिर उठ जाते हैं, और वहाँ पे बेचारे 6 महीने सोचिए रात कैसे काटते होंगे, और उन्हें सारा काम भी करना पड़ता होगा। सोचिए तो ऑफिसों का टाइम भी होता है उनका, सही है, रात भी होता है, जनरेटर वेंटर फिट होते हैं उनके, बिल्कुल लाइट एकदम ऐसा लगता है दिन ही दिन है, समझो, है ना। पूरी मार्केट चलती है, सिस्टम बना लेते हैं वो भी, कितने घंटे सोना है, इसको उठ जाना है, इतने बजे यहाँ जाना है, ऐसे करके, सही है। हाँ, लेकिन दिनचर्या है। अब आप जाओगे तो आप वहाँ सुटेबल नहीं हो पाओगे, आप वहाँ पर नहीं हो, आपको तो अंधेरे में जो आयरस होगी वही गड़बड़ कर रही होगी, बोले कहाँ से कहाँ ले आया, रोशनी से अंधेरे में ले आया। चलिए तो ये छोटा हो जाएगा, सबसे बड़ा यहाँ पर नॉर्वे में, ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होता है, जब 6 महीने की क्या चल रही होती है, रात। इस टाइम पे जो होती है, जो 21 जून का टाइम होता है ना, उस टाइम पे इनका 6 महीने की रात वाला सिस्टम चल रहा होता है। लेकिन 21 जून को हमारे यहाँ बड़ा होने की वजह से कुछ इसका पार्ट्स कहाँ दिखाई देने लगता है, नॉर्वे में जाके। कहाँ दिखाई देगा, नॉर्वे में। तो रात में 12 बजे इनके लिए कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए सूर्य क्या देता है, दिखाई देता है। ये करवा चौथ मनाते हैं फिर नहीं मजाक कर रहे थे। तो क्या निकलता है, सूर्य निकलेगा क्या, 2-3 घंटे में लगता है, मतलब 12 बजे निकलेगा, 1-2 बजे तक चला जाता है। तो इसीलिए हमेशा पूछा था कि अर्धरात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है, तो नॉर्वे को। तो आप नोट कर लो, इसीलिए नॉर्वे को क्या बोला जाता है शिवम, अर्धरात्रि का सूर्य। कितने लोगों को बात समझ में आ गई है, आई नहीं, आ गई, एक बार और समझा देते हैं। नॉर्वे में जब 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन चल रहा होता है, तो उस दिन 21 जून को वहाँ पर रात में 12 बजे सूर्य क्या करता है, दिखाई दे जाता है। क्या करता है, दिखाई दे जाता है। 2-3 घंटे रहता है, इसलिए वहाँ पर जो लोग हैं वो लोग नॉर्वे में, तो हमारे यहाँ पूछा जाता है कि अर्धरात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे नॉर्वे को। क्यों, क्योंकि वहाँ पर रात में 12 बजे सूर्य दिखाई दे जाता है। और ये हर बार होता है कब, 21 जून को। क्या होता है, 21 जून को। हम लोग 21 जून को क्या मनाते हैं, योग दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, 21 जून ही है। 21 जून को शिवम का बर्थडे भी होता है, यानी कि पबजी बर्थडे। सही, समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तो पूछे अगर आपसे कि क्या हुआ, अरे ये क्या बात कर रही हैं, अब ये दूरी बतानी पड़ेगी, बहुत दूर है नॉर्वे से। ये ध्रुवों के बिल्कुल बगल में पड़ता है जाके, जो ध्रुव होते हैं इनके बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बर्फ़ पर रहती है यहाँ भी। तुम्हारी इससे क्या, घर से, हमारी पृथ्वी से, ये हमारी पृथ्वी है, उसी में है ये लास्ट में है, छोर पे, पृथ्वी का छोर है जहाँ, वहीं पर है। सही, दूरी पूरी ना पूछता है, सही है, बहुत होती है। ऐसे का सड़कें निकालोगे नाप पे घूमोगे, सही है। सड़कें भी नहीं है, पंप वो जाते हैं बर्फ़ वाली, वो बर्फ़ पर जमी सब सर। यहाँ पर वैज्ञानिक फैक्ट्री जाते रहते हैं, अनुसंधान लोग रहते हैं। लोग तो कई ऐसे इलाकों में रहते हैं वहाँ पे जनजाति उनकी टाइप की होती है ना, तो वो वहाँ रहते हैं जहाँ पे जीवन, आप लोग तो कतई 1 मिनट नहीं जी सकते वहाँ पे। ऐसे ऐसे इलाकों में जीते हैं जहाँ पूरे वर्ष बर्फ़ पड़ती है, वहाँ भी लोग रहते हैं। टुंड्रा प्रदेश, कौन, टुंड्रा प्रदेश, वो तो बर्फ़ के घर बना लेते हैं। वो ऐसी एक शायरी है कोई, आप मुझे पत्थर से मत मारो, पत्थरों से घर बना लूँगा, ऐसी शायरी है कोई। वही वाला टुंड्रा प्रदेश वाले भी हैं, कह रहे भगवान को तो बर्फ़ मत गिरा, मैं बर्फ़ से घर बना लूँगा, सही है। तो बर्फ़ घरों में रहते हैं, पता है आपको, यार बर्फ़ के घरों, इग्नू बोलते हैं उसको, पेपर में आ चुका है, टेट में आ चुका है। हाँ, क्या होता है, घर होता है उनका, बर्फ़ से बना लेते हैं। अब इनके दिमाग में चल गया वो फिर से, बर्फ़ से, अरे बाप रे कितनी ठंड लगती होगी। आया क्वेश्चन नहीं है, दिमाग में आया होगा जरूर। अभी तुरंत पूछती, सर बर्फ़ में कैसे रह सकते हैं, क्योंकि हमने अपना इलाका देखा है पक्का वाला मैदानी, हम लोग मैदानी इलाके में हैं, कुछ ना जमता है। अरे बनेगा कैसे,
हैं? ये सब बनेगा कैसे? खाते हैं माँ, मछलियाँ खाते हैं, भालुओं को मार मार खाते हैं, कुत्तों को खाते हैं, ठीक है। भाग का उनका खाद्यान्न पदार्थ ही ऐसा होता है। नहीं, अरे बहुत तेज़ होते हैं वो, कैसी बात करें। आप जिस सिचुएशन में रहने लगते हो ना, आप वैसे ही सीखने की आदत आ जाती है, ठीक है। जिस हम लोग यहाँ से जाके बाहर नहीं रह सकते हैं, वो लोग यहाँ दिक्कत नहीं करते ज़्यादा। जम्मू कश्मीर में जब बच्चे आते हैं तो उन्हें थोड़ा सुटेबल करने में टाइम लगता है यहाँ, क्योंकि यहाँ गर्मी होती है, वहाँ ठंडक होती है, सही है। आप यहाँ से जाओगे तो वहाँ आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 महीने में आपको बुखार आएगा, सर्दी होगी, फिर पटके जाओगे, फिर पचपचा जाओगे तो बॉडी फिर आ जाएगी, मतलब वही वातावरण ग्रहण कर लेती है, बॉडी लेने टेम्परेचर गड़बड़ करती है, सही है। हम लोग इतनी गर्मी में रह चुके हैं, अब हमें अफ्रीका भेज दिया जाए तो हम लोग रह लेंगे, अंग्रेज़ों को भेज दिया जाए तो पिघल जाएंगे वहाँ। भाई वो ठंडे इलाकों में रहते होते हैं, वो लाल क्यों होते हैं? क्योंकि वो ठंडे में होते हैं। हमारे यहाँ आते हैं तो बिल्कुल लाल टमाटर दिखाई देते हैं वो, गर्मी की वजह से, सही है। इसलिए उन्होंने ग्रीष्म ऋतु में राजधानी कहाँ बनाई? शिमला की। कहाँ बनाई थी? शिमला। कौन, विनोद बोला था क्या? कहाँ विनोद? विनोद, अच्छा हाँ, कुछ बोले थे? नहीं समझ में आ रहा है क्या? बच्चों को समझा रहे थे इसको, बर्फ आया समझ में? चले आगे बढ़े हम लोग। 21 जून समझ में आ गया? अब डालो अगली डेट। 21 जून के बाद आती है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर, हाँ जी 22 दिसंबर। बताइए 22 दिसंबर को क्या होता है? कहाँ कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। 22 दिसंबर को क्या होगा? 21 जून को पता क्या रहता है? सूर्य लंबवत रहता है। ये तो लिख लेना, अपना नोट कर लेना है ना। लिखा है? कब बताया था? अच्छा, जब वो कराया होगा। अरे तो फटाफट कर लो, कोई बात नहीं, तो हम करा तो रहे ना, रिवीजन तो कर ही रहे हैं, ठीक। अब लेके 22 दिसंबर को क्या होगा? हाँ, उत्तरी गोलार्ध में होगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। तो फिर, और इस दिन सूर्य जो होगा वो किसके लंबवत होगा? मकर के, मकर रेखा के लंबवत गुजरे, लंबवत चमकेगा। समझ में आ रही है बात? नहीं, अगर उत्तरी में छोटा दिन है इस दिन, तो फिर 22 दिसंबर को बड़ा दिन सबसे कहाँ होगा? दक्षिणी गोलार्ध में। ये आप नोट कर लें अपना, ये उल्टे हो जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखा करें। 22 दिसंबर को मकर रेखा के लंबवत पूछेगा कि मकर रेखा के लंबवत सूर्य कब चमकता है, तो आपको 22 को। कर्क रेखा के लंबवत कब चमकेगा? 21 जून को। क्या दिया होगा? हाँ हाँ, बसंत बसंत विश्व दे रखा है, जबकि वो आपने उठाया था मार्च में। हाँ, और इन लोगों ने वो दे रखा, गलत दे रखा। पूरा क्वेश्चन का आंसर, उसमें 6 क्वेश्चन गड़बड़ कर रखे उन्होंने, पूरा आंसर ही गलत है सर। कहीं तक तो टेंशन ना लो, कितना कर लेंगे, कुछ तो देंगे ही, काय परेशान हो सर। अभी तो दिक्कत क्या है ना, अभी आपको टाइम मिला हुआ है, तो आपको फिर भी हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सही है। अगर और फ्री टाइम होता ना, डीप वाले क्वेश्चन तो 1-2 बहुत, अरे कभी मैच कर लेना किसी से जाके, किसी एग्जाम बैठ जाना, आपको कुछ चीज़ें हमारी यहाँ से पढ़े हुई वैसे मिल गई पैटर्न में जाके, सेम टू सेम, सही है। लेकिन देखो हमेशा ध्यान रखो, तैयारी का मतलब होता है कि आपके जो सब्जेक्ट आने वाले हैं उनको तैयार कर लो, और फिर वो क्वेश्चन उठपटा भी फेंकते ना तो आप कवर कर लोगे। गलत हो जाएगा, चलिए। 21 जून के लिए कर्क रेखा के लंबवत कर्क रेखा के, हाँ बेटा आवाज़ नहीं। मकर रेखा के लंबवत 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन। और एक बात ध्यान रखना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 25 दिसंबर को हम लोग बड़ा दिन होता है हमारा, 25 दिसंबर नहीं, 22 दिसंबर को सबसे छोटा होगा, और 22 दिसंबर के बाद दिन बढ़ना स्टार्ट कर देता है। 25 दिसंबर तक आपको महसूस करा देता है कि हम बढ़ने लगे, तो इसलिए 25 दिसंबर से दिन का प्रारंभ होता है बढ़ने का। भाई छोटा होगा, फिर कुछ खिसकेगा 23 को, फिर 24 को, और 25 को हमें लगने लगता है कि हमारा 1 मिनट या 2 मिनट दिन क्या हुआ है, बढ़ गया है। तो 25 दिसंबर से दिन बढ़ना स्टार्ट करता है, ना कि सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होता है कब? 21 जून को। 21 जून को सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन, दिन की सबसे ज़्यादा टाइमिंग जो होगी वो 21 जून को। सुनो पहले ध्यान से, 12-12 घंटे का हम लोग दिन लेते हैं, लेकिन उस दिन 12 घंटे का नहीं होगा, 14 से ओवर होता है। उस दिन रात बहुत छोटी हो जाती है। मेरी बात समझना, हम लोग अपना एक वो लगाए बैठे हुए हैं। पहले तो बात नहीं समझा करो तो चुप रहा करो, डांट पड़ जाएगी। सुनो ध्यान से भाई, हम लोग लगाए बैठे हैं कि 12-12 घंटे का होता है, लेकिन ये देखो घट बढ़ रहे हैं। आपकी टाइमिंग 24 घंटे ही रहेगी, लेकिन दिन 12 घंटे का रहेगा, ये सॉर्टी नहीं होती है भाई। बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अभी बताया छोटा सबसे बड़ा, समझ में? तो दिन 14 से 15 घंटे का हो सकता है उस दिन, रात छोटी हो जाएगी।
समझ में आ रही बात? तो ये आप ध्यान रखा करो कि सबसे टाइमिंग दिन की कहाँ रहेगी। 24 से वो आपने गलत पढ़ लिया कहीं। 24 से ऊपर घंटे 24 नहीं होता बेटा, तब तो 23 घंटे का होता है। हम ही लोग 24 लगाए घूम रहे हैं। अब पृथ्वी की गति जो है धुरी पर वो कम हो गई है, इसकी वजह से दिन भी क्या हो गया, कम हो गया है। मिनट अब छोटा करने की बात आ रही है। 26 में जाकर कुछ परिवर्तन होंगे संसद सब में। भाई समझ में आ रहा है? 23 घंटे का ही दिन है अब। हाँ 12 नहीं, रात भी होती है भाई। सबसे बड़ी रात लिखवाएंगे तो उसमें सबसे बड़ी रात नहीं होगी फिर। हाँ आगे आता समझ में। अगला लिखो 21 मार्च। हाँ उल्टा हो जाता है इनका। आगे लिखे। हाँ सब चेंज हो गया, चेंज करा रहे हैं क्या? ये तो नॉर्मल चीज़ें होती है, बच्चों वाली होती हैं। तो देखो मार्च 21 मार्च को, 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन होते हैं ऐसे। हाँ दोनों एक साथ लिख लो, एक ही वर्क रहते हैं इनके। हाँ दिन और रात अगर बराबर की बात करेगा, क्या करेगा कि दिन और रात कब बराबर होते हैं। तो देखिए आप बना लो फटाफट। आप लिख लिए जल्दी। सही है। अब इधर ध्यान दो, देखो ये 21 मार्च देखो, जब हम चलते हुए आएंगे अपने इधर, ये मान लो उत्तरी गोलार्ध है हमारा, हम गर्मियों की बात करते हैं पहले। तो जब हम 21 मार्च को, भाई बढ़ना कब से स्टार्ट हुआ था हमारा? 25 दिसंबर से। मतलब 22 को छोटा हो गया सबसे, उसके बाद फिर हल्के हल्के बढ़ना स्टार्ट करेगा। अब जब बढ़ते 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 आएगा तो भाई जब दिन वहाँ छोटा था, 22 दिसंबर को दिन क्या था? छोटा था। समझना पहले, तो रात तो बढ़ी रही होगी, है ना। अब दिन बढ़ना स्टार्ट करेगा तो रात क्या करेगी? घटना स्टार्ट करेगी। दिन बढ़ना स्टार्ट करेगा, रात घटना स्टार्ट होगी। दिन बढ़ना स्टार्ट करेगा, रात घटना स्टार्ट होगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों क्या होंगे? तो वो दिन कौन सा है? क्या होगा? 21 मार्च। 21 मार्च को दिन और रात क्या हो जाएंगे? बराबर। अब क्या करेगा? दिन फिर बढ़ना स्टार्ट होगा। भाई रात तो लगातार छोटी होगी ना, अब दिन और आगे बढ़ेगा, बराबर के बाद भी आगे बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? सबसे बड़ा दिन हो जाएगा कब? 21 जून। हाईएस्ट के बाद कहीं नहीं बढ़ता है फिर। अब 21 जून होगा, अब ये फिर घटना स्टार्ट कर देगा। 21 जून के बाद दिन घटना स्टार्ट कर देता है। अगर आप अभी उठाकर देखो 1 घंटे दिन कम हो गया। बोले यार सितंबर में हम लोग आ गए, यानी कि अब 21 सितंबर को क्या हो जाएंगे? ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 21 सितंबर को क्या हो जाएंगे? बराबर। 23 सितंबर सॉरी, 21 जून को जब दिन बड़ा हो जाता है, अब ये दोबारा दिन क्या करेगा? घटना स्टार्ट हो जाएगा और रात बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। दिन घटना स्टार्ट हो जाएगा, रात बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। घटते 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 कहाँ पहुँचेंगे? 23 सितंबर को। और ये फिर से क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। फिर से क्या हो जाएंगे? बराबर। समझ में आया? और फिर रात क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ रहा है? ठंडों में हमेशा रातें क्या होती हैं? बड़ी होती हैं और दिन क्या होते हैं? छोटे होते हैं। दिन क्या होते हैं? छोटे। बात समझ में आ गई होगी? सारे चीज़ नोट कर लें, ठीक। तो दिन और रात बराबर होते हैं। ये इस टाइम पर स्थिति क्या रहती है सूर्य की? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर। हमने आपको विषुवत सब लिखवा रखा है, याद कर लेना। ये चीज़ आप ऐसे याद रख लेना। हो गया क्लियर? कितने लोगों को याद है कि 21 मार्च को क्या होगा? बसंत विषुवत बताया था ये। और 23 को क्या होगा? शरद। तो ये पढ़ा तो दिए थे, शरद विषुवत। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? सही। रफ कर दें से? समझ में आ गया? नहीं कोशिश समझने की हुई नहीं। चलिए एक बार रिपीट करिए फटाफट। चलिए 21 जून सबसे बड़ा दिन, पूरा बताया करो। उत्तरी गोलार्ध पे, सही है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा फिर? सबसे छोटा। सबसे छोटा। अगली डेट थी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या था? 22 दिसंबर को सबसे छोटा और उत्तरी गोलार्ध में। गुड। इसके बाद डेट बताइए 21 मार्च और 23, दोनों में क्या होता है? दिन बराबर। इन्हीं को 21 मार्च को क्या होता है? बसंत और दूसरे में शरद। ठंड के हिसाब से याद रखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? नहीं। बढ़िया, आगे बढ़ो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको? सौर मंडल को। किसको स्टार्ट करेंगे? सौर मंडल को। अब देखिए सौर मंडल में अब स्टार्ट होगा ये। देखिए हमारा सूर्य का, इधर देखो बेटा, एक तो बात नहीं करो, जितने आराम समझो ना उतना बड़े लगेगा समझाने में।
कौन है ग्रह नक्षत्र वाला ये? टंगे फंगे तोड़ दी जाएंगी हैं? सौर मंडल में सूर्य चल रहा था बेटा। सौर मंडल कहा जाता है सूर्य के साथ जब ग्रह इंक्लूड होंगे, अकेली घूमती रहोगी, विवाहित नहीं मानी जाओगी। विवाह होगा तभी माना जाएगा, परिवार जब बच्चे हो जाएंगे तभी माना जाता है। समझ में आया? हाँ, अब ये सूर्य का परिवार जब साथ में आ जाएगा, सूर्य पिता इसलिए कहा जाता है, ये बच्चे हैं, बालक हैं इनके, सही है। आप सूर्य अकेले अभी हो, अभी सूर्य हो, चमकते रहोगे, सही है। उसके बाद क्या हो जाएगी? शादी होगी, फिर तो परिवार बन जाएगा। फिर परिवार एक एकल परिवार कहा जाता है, उसमें हस्बैंड रहता हो, वाइफ रहती हो और बच्चे रहते हो, वही आपका सीमित परिवार हो गया, सही है। तो ये तो अकेले भाई साहब पढ़ाए थे हमने, के लिए पापा पढ़ाए थे पहले, पापा के गुण क्या होते हैं, सही है। अब उनके बच्चे पढ़ाएंगे साथ में कि कौन कौन साथ रहता है परिवार में। जैसे आप कहोगे भैया हम अकेले हैं, आप फिर पूछा जाता है कि आपके परिवार में कौन कौन है, तो आपको मम्मा है, दादी हैं, दीदी हैं, भैया हैं, छोटू है। आपको चुन छोटू ना, भैया छोटू, भाई को भी छोटू आ जाता है, छोटा होता है तो, सही है। आया समझ में? कुछ लोग अब देखो छोटू का दिमाग कुछ और लगा गए होंगे। तो अब ये कौन है? ये पापा थे, अब इनका परिवार पढ़ाएंगे। अब ये मिलकर सौरमंडल कहलाएगा। फिर सूर्य और ग्रह मिलकर पूरा सौरमंडल कहलाते हैं, सही है। इसमें सूर्य बड़ा था, 3 ग्रह बड़े होते हैं, इसके बाकी सब छोटे छोटे होते हैं, मतलब एक्सप्लेन करना होता है जिनका, बाकी नॉर्मल होते हैं। जैसे शुक्र पढ़ाना आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, पृथ्वी से आते हैं क्योंकि हम पृथ्वी पर रह रहे होते हैं, समझ में? कुछ बृहस्पति से पूछ लेता है, मंगल के उपग्रह पूछ बैठता है ना, नॉर्मल चीज़ें। अब आ गया हुमा, समझ में आ गया? ठीक, हाँ जी, इधर ध्यान दो बेटा। आओ स्टार्ट करते हैं। तो सूर्य हो गया हमारा ये, इसको हम बता चुके हैं, निपटा दिया, ऐसे निपटा दिया। अब पहले एक बार क्रम पूछ लेते हैं, कभी कभी आंतरिक बाह्य करके पूछेगा तो उनको आपको पढ़ा देते हैं, इससे आपको याद हो जाए, याद करके जाना है यहाँ से। चलिए सबसे पहले कौन आएगा? कौन आएगा? बुध। बुध को क्या बोला जाता है? मरकरी। लिख लेंगे, बाकी अभी हम यहाँ पर तो एक ऐसे एक्सप्लेन कराएंगे आपको, है ना, फिर अलग अलग करके लिखवाएंगे कि बुध मंगल ऐसे करके, फिर उसमें नंबर डलवाएंगे। यहाँ पर आपको ऐसे ओरल समझना है, अभी चीज़ों को ओरल बता देते हैं। बुध हो गया, बुध के बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा? शुक्र। भाई साहब ये पूरे उसमें सबसे सुंदर होते हैं ये, तो इनको दबा के रखें, नज़र लग जाएगी, नज़र ना लग जाए, सही। हाँ, अगला कौन आएगा? पृथ्वी। तीसरे नंबर पे कौन है? एक और यहाँ बना लें वरना कम पड़ जाएंगे शायद, ये ला दे पृथ्वी। तो यहाँ हमारी कौन है? पृथ्वी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थ। इसके बाद भाई साहब कौन है? मंगल लोटू। ये बहुत बेकार आदमी है ये भाई साहब। यहाँ पर क्षुद्र ग्रह होंगे ना तो उनको बुलाएगा, अपना निकल लेगा और इस पे गिरा देता है। अब इन पे भी किन पे गिर जाएंगे? सब अभी लिखवाएंगे सारी चीज़, आपको समझने की कोशिश करो पहले। यहाँ इनके साथ होगा कौन? इनका उपग्रह, जो हम बता रहे थे, बेचारे पिटते रहते हैं, सही है। ये भाई साहब जैसे ये तो चक्कर करते रहते हैं ना, चक्कर करते रहते हैं। मान लो पृथ्वी यहाँ है, समझना हुमा, ये एक ही पृथ्वी है, ये उधर चली गई, बता दो उसको, 2-2 पृथ्वियाँ कहाँ से आ गई? 2-2 पृथ्वियाँ। हाँ, हम बताएं आपको, हम पहले होम ट्यूशन पढ़ाते थे छोटे वाले बालक को, तो वहाँ पे एक बालक था, शैतान होते हैं कुछ बहुत ज़्यादा, तो उसके पापा जॉब करते थे कहीं और, तो उसकी कभी कभी मम्मी चली जाती थी वहाँ और कभी कभी पापा आते थे यहाँ घर पे, है ना। तो मुझसे एक दिन बैठे, क्या कह रहा है? बोले सर आपको पता है, हमारी तरफ का ही था, कह रहा छोटा सा, बिल्कुल छोटा, कह रहा अब जब भी कोई मतलब नहीं था, मैंने कुछ नहीं पूछा उससे, उसकी मम्मी अंदर खड़ी, कह रहा सर पता है आपको हमारे 2-2 बाप हैं। अब भाई साहब एकदम आप अनजान से किसी से कहोगे तो भाई वो कन्फ्यूज हो ही जाएगा। मैंने कहा भाभी जी बड़ा खतरनाक है, तो बेचारी वही निकल के आ गई हंसते हुए, बोले अरे ये तो पागल है, बोले अरे वो जॉब करते तो कभी हम वहाँ चले जाते हैं तो ये समझता है एक वो है, और वो कभी कभी यहाँ आ जाते हैं तो समझता है एक ये है। वो छोटा बालक कितना दिमाग है उसका, सही है। तो हुमा ध्यान रखना ना, पृथ्वी एक ही है, सही है। ये चक्कर लगा रही है, कौन लगा रही है? चक्र। तो हम दिखा रहे हैं, मान लो यहाँ पृथ्वी है, यहाँ पर कौन होते हैं आपके? क्षुद्र ग्रह होते हैं। कौन होते हैं? पढ़ाएंगे, उल्का पिंड बोलते हैं जिनको हम लोग, क्या बोलेंगे? उल्का पिंड। हाँ, अब ये क्या करता है? यहाँ आता है मंगल और ऐसे ताकता है, आह उल्का पिंड आह। अब जैसे ही आने में स्टार्ट करता है तुरंत भाग जाता है, क्या करता है? तुरंत भाग। अब बाहर पीछे कौन आ रही होती है? इन्हें पता ही नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा जो लड़के होते हैं शैतान टाइप के, वो अपना तो हरकत करके निकल लेते हैं, पिट रहा होता है दोस्त, कह रहा ये इसके साथ ही था, होता नहीं होता है। तो ऐसे ही होता है, ये इसको बड़े मन से बुलाएगा, आओ आओ, सही है। और जैसे ही आने को होता है उल्का पिंड, क्योंकि ये इनमें देखो हर एक ग्रह में क्या होता है? अपना ग्रेविटी होती है, सही है। तो ग्रेविटी की वजह से इसको खींच लेता है, ये कहता आओ। तभी वो शायरी उन्होंने सही बनाई है, उन्होंने इन्हीं देख के बनाया हुआ, बुलाती है मगर जाने का नहीं। हाँ, तो ध्यान रखना। अब इसको जैसे बुलाया, ये मंगल क्या होगा? आगे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? आगे। और पीछे कौन आ रही है? मैडम सर पृथ्वी। भाई साहब ये तुरंत लग जाता है इसके, भाई वो तो निकल गया, अब वो निकल गया तो जाएगा कहीं ना कहीं।
अब वो पृथ्वी तो बच जाती है, लेकिन भाई साहब पल्ले पड़ जाते हैं कौन? चंद्रमा। और चंद्रमा पे धड़ाक धड़ाक अक्सर गिरते रहते हैं, और वहाँ पर क्या हो गए? गड्ढे हो गए, और वही दिखाई देते हैं हमें ब्लैक ब्लैक। तो चांद में कोई दाग फाग नहीं है, सही है, चांद साफ सुथरा है हमेशा, लेकिन उसमें गड्ढे कर दिए गए। और कौन करवाता है? ध्यान रखना, चंद्रमा पर गड्ढे होने का कारण कौन है? मंगल। भाई साहब ये तो, इसको तो छोड़ दो, ये तो अपना निकल लेता कार, इस पर बहुत कम है, इस पर नहीं गिरता। बहुत रेयर केस होता है कि कभी निकले और आगे से भी कोई आ गया, अब रुक, आज तो घेर मिला है, सही है। हाँ, तो ये उल्का पिंड में होशियार होते हैं, बोले अब ये तुम देखो, ये तुम्हें बुलाएगा और हम गिर पड़ेंगे, सही है। कभी कभी बुलाता किसी और को और दूसरा लड़क पड़ता है, लो लो अब लो, सही है, तो गिरते इस पे भी है, सही है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ गिरेंगे? यहाँ। और यहाँ के अलावा भी सबसे ज़्यादा गिरते हैं किस पर? बुध पर। किस पर होते हैं? क्योंकि चक्कर बड़ी तेज लगाता है, पास में सूर्य के, तो जल्दी जल्दी आ जाता है। एक गिरा, आगे तब दोबारा धड़ाक से फिर गिरे, अरे बाप रे, फिर भागो, फिर भाग के आते थे, फिर आ जाता, तब ये खींचने पर रहता है। इसके और बृहस्पति के बीच में ही सबसे ज़्यादा होते हैं ये, सही है। हाँ, तो बाकी हम अलग से पढ़ाएंगे आपको, यहाँ तक समझ में आ गया हो ना। तो पृथ्वी पर और शुक्र पर जो गड्ढे करने का रीजन है, गड्ढेबाज है जो, यही है। हाँ, अपना भी तो पिटता है कभी कभी, लेकिन आपको याद रखना, इन्हीं को हम लोग उल्का पिंड कहते हैं, सही है? मंगलवार ही, सही है। तो पृथ्वी में तो वैसे ही भारी रहता है ये। चलिए, ये आपका हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसके बाद आएगा कौन? बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा है ये, इसी पे, अरे दो पे है, आगे भी है इस पे। बृहस्पति के बाद कौन आएगा? बृहस्पति के बाद कौन आएगा? एक और बना देंगे, कौन आएगा आपका? शनि। शनि, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद वरुण। पहले दिन का क्रम याद रखना है आपको। इनको हटा दिया, सूक्ष्म रख दिया गया। एक बार रिपीट करते हैं, सही है। पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। एक बार रिपीट करो, हाँ फिर से। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबको याद हो गया? सौरमंडल याद होना चाहिए, ये छोड़ दो आप। अब आपको बढ़ते हुए क्रम में आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह ये पूछेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये किस क्रम में है? एक किस क्रम में है? सूर्य से दूरी के क्रम में है, सूर्य से दूरी के क्रम में है। तो ये तो आपको याद हो गए होंगे, है ना। चलिए, अब हम इसके बताते हैं आंतरिक ग्रह कौन होते हैं और बाह्य ग्रह कौन होते हैं। तो आप हेडर बना के लिख लो, हम यहाँ लिख देते हैं आपको, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। याद करना है, लिखने को तो किताबों में लिखा होता है। आंतरिक ग्रह कौन कहलाएंगे और बाह्य ग्रह कौन कहलाएंगे? आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह बनाया नहीं तुमने? अरे बनाओ बनाओ, मैं थोड़ा ऐसे लपेटता हूँ तो बैठे बैठे, सही है। हाँ, क्या उपग्रह? हाँ पूरा है, बता देंगे आपको। पहले बृहस्पति के, ऐसा होता है, इनके खोजे तो बहुत गए हैं पर उनका प्रमाण नहीं मिल पा रहा है। तो इसके भी शनि के प्रमाणित हम लिखवाएंगे उसमें कि शनि कितने प्रमाणित है और आपके बृहस्पति कितने प्रमाणित हैं। ना प्रमाणित अलग होते हैं, प्रमाणित बताएंगे आपको, टेंशन ना लो अभी। हाँ, आपने बताया कि जो मंगल है वो उल्का पिंडों को मतलब वो बुलाता है, तो सर सब ग्रह की टाइमिंग तो मतलब वो होती है कि इतने टाइम के लिए मतलब अलग अलग होती है, तो अलग अलग ही चल रहे होते हैं सर। नहीं तो चल तो रहा है, जब ये बुला लेगा तो एकदम कैसे मतलब जाएगा, थोड़ा उसका भी तो अरे टाइम नहीं भाई, ये यहाँ आता ही आकर्षित करता है, उल्का पिंड वहाँ से गिरता है, इसकी गति होती है, अपनी तो निकल लेता है। ये दूसरा पीछे जा रहा होता है वो ठुक जाता है। आप बताइए भाई, आपकी गाड़ी की स्पीड है, कोई आगे पीछे भी आ रहा है, अब आपने देख लिया भाई एक्सीडेंट होने वाला है, मतलब कोई गाड़ी फाड़ी है तो आपने तो घुमा ली, पीछे वाला नहीं देख पाया, ठुक गया, सही है। आगे वाला तो बच जाता है जिसके सामने आता है, वो जल्दी आ जाते हैं, वैसे भी गिर जाते हैं। वो हाँ जल्दी आते हैं, जाते हैं। देखा था उसमें ये बताया कि सबसे बड़ा पहाड़ है कौन सी? मंगल पे हैं, मंगल पे, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना 3 गुना। ज्वालामुखी सबसे बड़ा इसी पे है। हाँ जी, चंद्रमा पे भी है, रेगिस्तान ऑफिस करके है कुछ, ठीक है, बताएंगे चंद्रमा में। वैसे तो नहीं है, मैसी, ओलियस मैसी। अरे बना लिया, आंतरिक लिखो, आंतरिक में देखो, समझो पहले। ये देखो आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यहाँ ये जो पेटी है, उल्का पेटी है, उसके इधर वाले आंतरिक कहलाते हैं, उल्का पेटी वाले बाहर वाले कहलाते हैं। याद हो गए होंगे आंतरिक और बाहर वाले। हाँ प्रियंका, क्या हुआ, नहीं समझ में आया? जो पेटी है उल्का पेटी ना, उसके इधर वाले क्या कहलाएंगे? सब आंतरिक,
और उधर वाले बाह्य। तो आंतरिक में लिख लो कौन आएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये आपके आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बाह्य ग्रह लिख लो, बाह्य ग्रह, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह लिख लो जल्दी फटाफट, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अरुण, वरुण। अरुण, वरुण, रफर दे से। अब इसके बाद लिख लो इसमें नंगी आंखों से देखे जाने वाले, जिससे आप नंगी आंखों से देख सकते हो, ठीक है। नंगी आंखें जानते हो आप, ऐसे नॉर्मल देख सकते हो, सही है। हाँ, सूक्ष्म दृष्टि की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, दूरदर्शी, सॉरी, नंगी आंखों से देखे जाने वाले। पूछ लेता है कभी कभी, लिखो बुध शुक्र मंगल बृहस्पति शनि। बुध शुक्र, बुध शुक्र मंगल, बुध शुक्र मंगल और शनि, सॉरी बृहस्पति पहले है ना। हाँ, तो बृहस्पति और कौन आ जाएगा, शनि। ये 5 हैं, देखो 5 ही हैं, ये 5 आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी को आप नहीं देख सकते, बाकी को आप नहीं देख सकते। अब बढ़ते हुए क्रम में लिख लो, बढ़ते हुए क्रम में मतलब आकार के रूप में, मतलब सबसे बड़ा कौन है। तो लिखो आकार में, लिख लो आकार के रूप में, आकार के रूप में, सही है। अब आकार के रूप में सबसे पहले कौन आ जाएगा, लिखो बृहस्पति। पहले कौन आ जाएगा, बृहस्पति, शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर आ जाएगा कौन, पृथ्वी, पृथ्वी शुक्र, पृथ्वी शुक्र, पृथ्वी शुक्र, मंगल बुध। फिर कौन आएगा, मंगल बुध, मंगल बुध। सभी नोट कर लिए, याद करते हैं, देखो कैसे याद करोगे। बृहस्पति से लेके चलना है, जो हमारी उल्का वो है पेटी है उसके आगे वाले लेके चलना है। कौन, बृहस्पति, शनि, और वरुण, ये तो याद हो गया आपको। फिर आगे पृथ्वी पर देखना, ध्यान देना, पृथ्वी के इधर बुध शुक्र है, इधर मंगल है और फिर बुध है, ध्यान रखना। देखो हम यहीं पे खड़े हो जाएंगे, हम पृथ्वी हैं, पेट फेट निकला हुआ है। देखिए पर्सनालिटी ये भी पालना बड़ा सबका काम नहीं होता है। देखिए सबसे पहले बताइए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी, पृथ्वी शुक्र, शुक्र इधर है, मंगल बुध, पृथ्वी शुक्र, दोबारा रिपीट करो, बृहस्पति, बृहस्पति से बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। याद हो गया, सही है, याद आया नहीं तो आकार के रूप में समझ में आ गए। सबसे पहले बताइए एक बार फिर दोबारा, बृहस्पति, शनि, और वरुण, पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। याद हो गए, आ गया समझ में। बाकी हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे अगले उस पर टर्न पर। आपका अगली बार सौर मंडल खत्म हो जाएगा, ये अब ज़्यादा बचा नहीं है, मैन बेसिक आपका हो गया। रिवीजन करके आएंगे, एक एक याद होना चाहिए।